हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में और इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। अब मैं डायरेक्ट लेंस मेकर फॉर्मूला पे नहीं आऊंगा, उससे पहले कुछ चीजें हैं वो समझते हैं, फिर लेंस मेकर फॉर्मूला को करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। हमारे दो तरीके के स्फेरिकल सरफेस होते हैं, एक होता है कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और एक होता है कनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब ये जो दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, इन स्फेरिकल सरफेसेस से हम रिफ्रैक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला हमें बहुत इजी लगने लगेगा। तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल सरफेसेस, अब ये स्फेरिकल सरफेसेस है, इनसे हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन। अब दो तरीके के स्फेरिकल सरफेसेस हमारे होंगे, एक होगा कन्वेक्स और एक होगा कनकेव। अब ये दोनों स्फेरिकल सरफेसेस जब भी हम रिफ्रैक्शन करेंगे तो कुछ साइन कन्वेंशन हम लेंगे और कुछ एजम्पशंस लेंगे। अब साइन कन्वेंशन तो सिमिलर वही वाली लेनी है जो लेंसेज में लेते थे आप, कि सारे डिस्टेंसेस जैसे वहां पर ऑप्टिकल सेंटर से नापे जाते थे लेंसेज में, यहाँ पर पोल होता है। हमारे जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं उनका होता है पोल। तो सारे डिस्टेंसेस को कहां से नापेंगे? हम पोल से नापेंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस नापोगे वो पॉजिटिव रहेगा, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस नापोगे वो नेगेटिव रहेगा। साइन कन्वेंशन में यहाँ पर कुछ नया नहीं लगाना, साइन कन्वेंशन सिमिलर वही पीछे वाली। अब यहाँ पर कुछ एजम्पशंस लेते हैं हम। जब भी हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस पढ़ते हैं तो वहां पर हम कुछ एग्जम्पशंस लेंगे, ठीक है। क्या एजम्पशंस हमें लेनी होगी इसमें? सबसे पहली एजम्पशन कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो पॉइंट साइज होगा। ऑब्जेक्ट इज पॉइंट साइज प्लेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा होगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा होगा। ये सबसे पहली एजम्पशन हमें लेनी है। सेकंड एजम्पशन कि जो भी हम रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस लेते हैं इनका जो अपर्चर होता है वो छोटे साइज का होता है, ठीक है। अपर्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज स्मॉल। इनका जो अपर्चर रहेगा वो क्या रहेगा? छोटे साइज का अपर्चर लेते हैं। सेकेंड एज्यूम्पशन होगी। तीसरी एज्यूम्पशन इसमें लेते हैं हम कि इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे, जो भी ये रेज है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने भी एंगल बनाती है बहुत छोटे एंगल बनाती है। ये होती है हमारी तीसरी एज्यूम्पशन, ठीक है। इंसिडेंट रे एंड refracted ray make small angles with principal axis। ये जब भी इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ तो वो सारे छोटे एंगल बनाती है। अब आपको पता होगा छोटे एंगल के लिए अगर मैं साइन लूं उस एंगल का तो उसी एंगल के बराबर आता है, या उसी एंगल का टेन ले, मतलब टेन ऑफ दैट एंगल इज इक्वल्स टू दैट एंगल आल्सो, ठीक है। क्या ये चीज मैं बोल रहा हूं ये हम इसकी जो डेरिवेशन करेंगे उसमें ही समझा दूंगा। तो इसमें हम तीन एजम्पशंस लेते हैं। सबसे पहली एजम्पशन कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। सेकंड एजम्पशन जितने भी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हम यूज करेंगे वो छोटे अपर्चर के यूज करेंगे। तीसरी एजम्पशन यहाँ पर ये रहेगी कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जितने भी एंगल्स बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो सारे छोटे एंगल्स ही होते हैं। ये तो होगी हमारी सिंपल सी एजम्पशंस, इन्हें नोट डाउन कर लो। अब आते हैं सीधे स्फेरिकल सरफेसेस से रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एजम्पशन नोट डाउन कर लेना। आ जाते हैं आगे। अब हमारे दो तरीके के स्फेरिकल सरफेस है, एक है कन्वेक्स और एक है कनकेव। तो दोनों से हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो पहले आ जाता है कन्वेक्स सरफेस पे, ठीक है। तो पहला आ जाता है कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस।
कन्वेक्स टाइप का अगर आपका सरफेस होगा तो वहां पर अब यहाँ पर हमारे वैसे टोटल कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के अंदर टोटल 4 केस होते हैं, ठीक है, टोटल 4 केस है डेरिवेशन की। मैं आपको 2 केस में ये चीज बता दूंगा जो आपके काम की चीज है वही। जैसे कि इसमें पहला केस जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा जब ऑब्जेक्ट रखा होगा रेयरर मीडियम में और इमेज बनेगी आपकी रियल, ठीक है। पहला केस जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम। ऑब्जेक्ट कहां है हमारा, रेयरर मीडियम में है, एंड इमेजेस, जो इमेज आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। तो इमेज आपकी अपने आप डेंसर मीडियम में पहुंच जाएगी, ठीक है। क्या मैं कह रहा हूं अभी समझा दूंगा। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम रेयरर मीडियम में रखते हैं और इमेज हमारी रियल बनती है। पहला केस ये पढ़ते हैं हम इसका, ठीक है। तो हमारा कैसा सरफेस है, कन्वेक्स सरफेस है। अब जो हमारे स्फेरिकल सरफेसेस जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। ये हमारा एक स्फेरिकल सरफेस, ये एक सरफेस है, ये पूरा कांच से बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है, ठीक है। बस आगे से इसका फेस देखें तो कैसा फेस है, बल्ज आउट फेस है, मतलब कन्वेक्स फेस है। तो ये होता है कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ऐसे कुछ ये दिखते हैं। ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस में जैसे लेंसेज में ऑप्टिकल सेंटर होता था, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर नहीं होता है, यहाँ पर होता है पोल। तो यहां पर उसका कहीं पोल होगा, ये पोल दिखा दिया। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपने, ऑब्जेक्ट रखा है ये हमारा रेयरर मीडियम, ये हमारा रेयरर मीडियम, और यहां पर होगा हमारा डेंसर मीडियम, ठीक है। यहां पूरा क्या भरा होगा, ग्लास होगा इसके अंदर, तो ये डेंसर मीडियम है। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या लेते हैं, ν1। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ν2। ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये हमारा सेकंड मीडियम हो गया। ऑब्जेक्ट कहां रखना था हमें, रेयरर मीडियम में, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट इन द रेयरर मीडियम। अब ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट कैसा है खुद देख लो, पॉइंट साइज का है। ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे आपका रखा गया है। यहां से जाएंगे आपकी इंसिडेंट रेज, ये गई हमारी इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज गई तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा हमारा, इस पॉइंट पे हमें बनानी पड़ेगी नॉर्मल, जिस पॉइंट पे इसने इसको टच किया है। अब इसकी नॉर्मल बनाएंगे तो कुछ ऐसे पास कर जाएगी, ये हमारी नॉर्मल है, कुछ ऐसे पास कर जाएगी। और आपको पता होगा ये बात कि जब भी हम ये कोई स्फेरिकल सरफेसेस या लेंसेस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल कहां से पास करती है, वो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। इसका मतलब ये नॉर्मल हमने बनाई है, ये नॉर्मल बनाई है इस पॉइंट पे जहां पर ये इंसिडेंट रेस सरफेस से टकराई है। तो उस पॉइंट पे जो भी आपने नॉर्मल बनाई है वो कहां से पास कर रही होगी, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही होगी। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है जहां से हमारी नॉर्मल पास कर रही है। याद रखना, जब भी लेंसेज के केस में आप उसके कोई भी सरफेसेस पे, 2 सरफेस होते हैं या इस तरफ या उस तरफ वाले सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो नॉर्मल आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, वो हमने दिखा दिया। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे आ रही है ये जानी कैसी चाहिए थी, सीधे, ये ऐसी सीधी जानी चाहिए थी, पर ये रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही थी तो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाएगी थोड़ी सी, और नॉर्मल की तरफ को बेंड होगी तो इसकी इमेज कुछ यहाँ हमें मिल जाएगी। ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी हमें पॉइंट साइज की मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये हमारी नॉर्मल है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लेने होते हैं कुछ एंगल्स। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे आ रही है उसने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, आई। फिर हमारी नॉर्मल, ये नॉर्मल ही तो जा रही है, नॉर्मल ने जो है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे, इसके साथ जो एंगल बनाया है ये वाला एंगल, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। क्लियर दिख रहा है। अब उसके बाद इस पॉइंट को मैं एन नाम दे देता हूं, ये जो पॉइंट यहां पर है, यहां पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ करी थी तो ये पॉइंट को मैंने बोल दिया एन। अब उसके बाद यहां पर 3 और एंगल आपको लेने होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा एंगल ऑलवेज ऑब्जेक्ट के साथ लेना, इंसिडेंट रे ने जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाया है, मतलब ऑब्जेक्ट वाला जो एंगल होगा अल्फा, इमेज वाला जो एंगल होगा वो आपको बीटा होगा, इमेज में जो एंगल बनाया होगा क्या होगा, बीटा होगा। ये बीटा एंगल दिखा रखा है मैंने, ठीक है, छोटा है तो उसको बड़ा सा लिख देते हैं।
ये हमारा बीटा एंगल है, ये वाला एंगल। अब यहाँ पर तीसरा एंगल कौन सा होगा हमारा, गामा। अब वो गामा किसके साथ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो नॉर्मल पास कर रही है उसने जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाया वो क्या होता है हमारा, गामा। तो ये हो गया अल्फा, बीटा और गामा, तीन एंगल। अल्फा किसके साथ दिखाना है, ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब कि इंसिडेंट रे ने जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया अल्फा, फिर रिफ्रैक्टेड रे ने जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया मतलब इमेज ने जो बनाया वो बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो एंगल दिखा वो गामा, मतलब नॉर्मल ने जो एंगल बनाया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो हो गया गामा। सिंपल से ऐसे याद रख सकते हो कि ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया है अल्फा, इमेज का वाला है बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो बनेगा वो गामा, और बाकी इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल वो तो सबको पता है नॉर्मल के साथ बनता है, वो बना दिया हमने सारा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर यह नॉर्मल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि सीधा ऐसे नीचे आ रहा है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया एम, ये एन, ये जिस पॉइंट पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ करी थी इस पॉइंट पे ये एन से एक सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया नीचे किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और जहां पर इसने प्रिंसिपल एक्सिस को टच किया उसे पॉइंट को मैंने एम बोल दिया। दिख रहा है सारा चीज। अब इसके बाद इसकी डेरिवेशन करते हैं शुरू। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू चाहिए, किसकी, आई और आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कितने एंगल दिख रहे हैं, एन, ये रहा हमारा ओ, ये एम, सी और ये आई, ये सब पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। यहां पर हमें लगाना होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दो तरीके के ट्रायंगल्स में, ठीक है। तो इसमें एक तो एक्सटीरियर एंगल आपको दिख रहा है आई, एक ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल एनओसी, एनओसी वाला ट्रायंगल उठाओ, एन ये रहा, ओ ये रहा, सी ये रहा, एनओसी वाला ट्रायंगल उठाओ तो उसमें जो आई दिख रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है। और आपने एक्सटीरियर एंगल अगर प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बताती है, एक ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके अपोजिट में आने वाले दो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनके सम के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा कि एक ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके इंटीरियर में आने वाले दो अपोजिट एंगल्स जो है उनके सम के बराबर होता है। तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल एनओसी ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा, आई, वो किसके बराबर होगा, अंदर आने वाले दो इंटीरियर एंगल्स और वो भी अपोजिट में। तो आई के अपोजिट में अल्फा और गामा आ रहे हैं और ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये आई जो होगा वो अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। तो इन ट्रायंगल एनओसी आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, और दूसरा ट्रायंगल उठाते हैं उसमें भी एक्सटीरियर एंगल लगाएंगे, इन ट्रायंगल एन आई सी, दूसरा ट्रायंगल इसमें देखो एन आई सी, एनआईसी ट्रायंगल को देखो तो वहां पर हमारा गामा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, यहां पर एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका, गामा, और वो किसके बराबर होगा, अंदर के दो अपोजिट में आने वाले इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो वही यहां पर गामा जो है वो किसके बराबर होगा, आर प्लस बीटा के, किसके, आर प्लस बीटा के बराबर होगा। गामा जो है एक्सटीरियर एंगल है, जो अंदर में दो अपोजिट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं उनके सम के बराबर है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी, गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। यहां से आर की वैल्यू चाहिए, देखो यहां पर तो सीधे डायरेक्ट मेरे को आई की वैल्यू मिल गई थी तो वहां पर छेड़खानी नहीं करी, पर यहां पर आर की वैल्यू मुझे चाहिए होगी, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए बीटा किधर आ जाएगा हमारा, इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। तो आर और आई की वैल्यू, सबसे पहले आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसकी वैल्यूज निकालनी है। इसकी वैल्यूज निकल गई है। अब इनकी वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, हमारा यहां पर लगता है स्नेल्स लॉ, क्या लगेगा, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ को लगाने से भी पहले आपको क्या करना है, अल्फा बीटा गामा इन सब की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए, जो कि हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी मैंने इसकी एजम्पशंस बताई थी तो एजम्पशन में तीसरा पॉइंट क्या बताया था कि जितने भी एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे या नॉर्मल जो यहाँ पर दिख रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने भी एंगल बनाती है वो कैसे एंगल होते हैं, छोटे एंगल होते हैं। कैसे एंगल होते हैं, छोटे। जैसे अगर मैं यहाँ पर अल्फा की बात करूं, अगर अल्फा बहुत ही ज्यादा छोटा एंगल है, इसका मतलब वो जो अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा, tan अल्फा के।
अल्फा किसके बराबर होगा, 10 के। उसी एंगल का जो अगर मैं 10 अल्फा की वैल्यू निकालूं तो अल्फा के ही बराबर आ रही होगी, क्योंकि अल्फा बहुत ही ज्यादा छोटा एंगल है। ठीक है, ये इसके एजम्पशंस में ही तो था। तो हम बोलेंगे अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल एंगल्स, आर अल्फा बीटा और गामा जो है ये हमारे बहुत छोटे छोटे एंगल है। तो ये जो स्मॉल एंगल अल्फा है वो 10 अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, या साइन अल्फा के भी होता है, पर यहाँ पर मैं 10 से काम चला लूंगा। तो अल्फा बराबर होगा 10 अल्फा के। तो यहां से आप वैल्यू निकाल लो। अगर मैं यहां से 10 अल्फा की वैल्यू निकालता हूं तो 10 अल्फा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर आपको इस ट्रायंगल NOM ट्रायंगल दिख रहा है, NOM ट्रायंगल में एंगल अल्फा 10 अल्फा अगर मैं निकालूंगा तो परपेंडिकुलर क्या है NM और बेस क्या है आपका OM। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब NM अपॉन OM के बराबर। ये मेरी अल्फा की वैल्यू आ गई है। ऐसी ही बीटा की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, 10 बीटा के। बीटा की वैल्यू 10 बीटा के बराबर होगी, क्योंकि ये सारे एंगल स्मॉल है। अब ये बीटा के लिए ये दिख रहा है, यहां से 10 बीटा की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर राइट एंगल आपको क्या दिख रहा है, NMI ट्रायंगल के अंदर देखो तो 10 बीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है NM और बेस क्या है MI। तो वही लिखा NM अपॉन MI। ठीक है, NM अपॉन MI ये सारे लिख दिए। अब उसके बाद एक एंगल रह गया हमारा यहाँ पर गामा। गामा वाला एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, 10 गामा के। तो गामा वाले के लिए आप कौन सा ट्रायंगल देखोगे, NMC। कौन सा ट्रायंगल, NMC। इस ट्रायंगल के अंदर से गामा निकालोगे 10 गामा, तो परपेंडिकुलर क्या है NM और बेस क्या है MC। तो NM अपॉन MC। ठीक है, अब ये तो हमारे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज आई हैं, क्लियर। पर अभी मेरे को क्या चाहिए थी, आई की वैल्यू और आर की वैल्यू। उसमें जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपकी आई होगी वो डाल देना। अब उससे पहले एक और चीज आपको यहां समझनी है, ढंग से देखो। तो ये P पोल और जो M पॉइंट मैंने N से नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो पॉइंट को देखो। तो ये P पॉइंट और M पॉइंट ये बहुत ही ज्यादा क्या है, क्लोज। P इज वेरी क्लोज टू M। P is close to M। P जो है ना हमारा वो M के बहुत ही पास में है। तो अगर जहां जहां मैंने M लिखा है वहां P लिख सकता हूं, क्योंकि इनके बीच में बहुत ही छोटी दूरी होती है, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस रहता है। तो जहां जहां पर पॉइंट M की बात हो रही है, जैसे कि मैंने यहां पर बोला OM, तो OM की जगह यहां पर OP लिखा जा सकता है, क्योंकि M और P बहुत ही क्लोज है। तो OM की जगह क्या लिख सकते हो आप, OP। मतलब जहां जहां M पॉइंट है, ऊपर तो मत ही लिखो क्योंकि ऊपर वाला जो है हमारा NM सब में कॉमन आ रहा है तो वो कट आउट ही हो जाएगा। जो नीचे वाली बात है उसमें N की जगह P लिख दो, NM PI। जहां जहां M पॉइंट की बात हो रही है वहां M की जगह क्या लिख देंगे, P। क्यों लिखा, क्योंकि P जो है वो M के बहुत ही ज्यादा क्लोज है और इससे जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो भी इजी हो जाएगी। समझ में आ गई यहां तक। अब इसके आगे आपको लगाना है स्नेल्स लॉ। सबसे पहले आपको आई और आर की वैल्यू चाहिए, फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वो स्मॉल एंगल्स थे तो अल्फा की वैल्यू 10 अल्फा ऐसे करके हमने निकाली। फिर हमें तीसरी चीज करनी होती है स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के हिसाब से हमारा साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई और अपॉन साइन आर की वैल्यू क्या होती है। अभी हमारा जो लाइट रे गई है वो कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में गई है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में गई है। तो आपको बताया था कि जब भी लाइट रे फर्स्ट मीडियम से मतलब जिससे भी जिसमें जा रही है तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखोगे, पहले जिसमें जा रही है उसका लिखोगे, फिर उसका लिखोगे जिससे आ रही थी। तो पहले किसका लिखेंगे, 2 का, क्योंकि 2 में जा रही थी ये लाइट रे और आ किससे रही थी, फर्स्ट मीडियम से। तो ये बराबर होगा ν2 1 के बराबर। किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जिस मीडियम में जा रही है पहले उसे लिखो, किस मीडियम में जा रही थी, सेकंड मीडियम में, पहले उसको लिखा,
फिर किससे आ रही थी उसे लिखो, किससे आ रही थी, फर्स्ट मीडियम से, तो √2 हो गया हमारा। अब यहां से साइन आई और साइन आर की बात करूं तो जैसे हमारे अल्फा बीटा और गामा स्मॉल एंगल्स थे, हमारा आई और आर भी बहुत छोटे छोटे एंगल्स होते हैं। आई एंड आर आर ऑल्सो स्मॉल एंगल्स, ये भी बहुत ही ज्यादा छोटे एंगल्स होते हैं। अगर आई और आर स्मॉल एंगल्स है तो साइन आई किसके बराबर होता होगा, साइन आई बराबर होता होगा आई के, और साइन आर किसके बराबर होता होगा, आर के। समझ लो, साइन आई किसके बराबर होता होगा, आई के, और साइन आर किसके बराबर होता होगा, आर के। जैसे tan अल्फा अल्फा के बराबर है, क्योंकि ये स्मॉल एंगल्स में लगता है, हमारा अजम्पशन ही हमने ऐसी करी थी। तो आई और आर भी क्या है हमारे स्मॉल एंगल्स, तो यहां पर बचा आई, नीचे बचा आर, साइन आई की जगह आई लिख दिया, साइन आर की जगह आर लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या लिखा था, √1, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, √2 अपॉन √1। इसका फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसका फॉर्मूला √2 अपॉन √1 होता है। अब इसे √1 को इधर ले जाओ और r को उधर, तो ये हो जाएगा i इंटू √1 इक्वल टू r इंटू √2। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद हमें क्या करनी है, जो वैल्यूज निकाली थी हमने आई की और अल्फा आर की, वो इसमें डालनी है, आई और आर की। आई की वैल्यू क्या थी हमारी, आई की वैल्यू थी हमारी अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा √1, और आर की वैल्यू थी हमारी गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा √2। समझ में आया, ये हमने आई की वैल्यू अल्फा प्लस गामा रखी, आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा रखी। वो रखने के बाद अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यूज थी वो यहां डालनी है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू nm यहां डालेंगे, nm अपॉन ओपी प्लस गामा, गामा की वैल्यू क्या है, nm अपॉन पीसी, nm अपॉन पीसी √1 इक्वल्स टू गामा की वैल्यू nm अपॉन पीसी माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है हमारी nm अपॉन पी आई, nm अपॉन पी आई √2। सबसे पहली बात आपको यहां पर nm क्या दिख रहा है, दोनों साइड कॉमन, nm कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन ओपी प्लस 1 अपॉन पीसी √1 इक्वल टू nm 1 अपॉन पीसी माइनस nm अपॉन पी आई √2। हमने क्या किया, न्यूमरेटर में से दोनों में nm कॉमन था, वो ले लिया कॉमन, इससे कट जाएगा। उसके बाद √1 को अंदर भेज देते हैं, तो ये जाएगा √1 अपॉन ओपी प्लस √1 अपॉन पीसी प्लस सॉरी इक्वल टू √2 अपॉन पीसी माइनस का √2 अपॉन पी आई। अब यहां देखो, इसके भी डिनोमिनेटर में पीसी दिख रहा है, इसके भी डिनोमिनेटर में पीसी दिख रहा है, तो इसको और इसको एक साथ लिख देते हैं, मतलब इसे उठा के उधर ले चलते हैं, और जो यहाँ पर अलग सा डिनोमिनेटर पीआई वाला है इसे उठा के इधर ले आते हैं। तो ये √2 अपॉन पीआई इधर आएगा, इधर क्या है माइनस का, तो इधर हो जाएगा प्लस √2 अपॉन पीआई प्लस √1 अपॉन ओपी। ठीक है, ये √2 अपॉन पीआई इधर आया, और √1 अपॉन ओपी यहाँ पर था प्लस में, और बाकी √1 अपॉन पीसी जो है उसे उधर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इधर क्या था, √2 अपॉन पीसी पहले से ही था, अब माइनस में √1 अपॉन पीसी भी आ चुका है। क्लियर हो गया जी। अब दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, सेम, तो इसे तो ऐसे ही रहने देंगे, √2 अपॉन पी आई प्लस √1 अपॉन ओपी इक्वल टू, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, √2 माइनस √1 आ जाएगा ऊपर। अब हमें यहाँ पर पी आई, ओपी और पीसी इन सब की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो पी से लेकर आई तक की दूरी जो है वो क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस। पी से लेकर ओ तक की दूरी जो है वो है हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पी से लेकर सी तक की दूरी जो है वो हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उन सब की वैल्यूज यहाँ डाल देते हैं। अगर आप यहाँ पर पी आई की वैल्यू निकालोगे तो पी से लेकर आई तक की जो वैल्यू है वो बी के बराबर है, और वो प्लस में है क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में।
तो हो जाएगी हमारी प्लस वी। फिर ओपी की वैल्यू आप निकालोगे तो ओपी की वैल्यू जो है वो है यू, पर ये जो ओपी की वैल्यू है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और वो कहाँ है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या लेंगे हमें माइनस यू। साइन कन्वेंशन भी लेना है यहाँ पर, ठीक है। पीसी, पी से लेकर सी तक की दूरी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और किस डायरेक्शन में है हमारी, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो प्लस आर होगी। तो पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी प्लस आर। बाकी ये सारी वैल्यूज आपको इसमें डालनी है। तो न्यू2 के नीचे पीआई है, पीआई की वैल्यू क्या आएगी आपकी वी। फिर उसके बाद यहां पर न्यू1, यहां पर जो होगा आपका ओपी की वैल्यू माइनस यू इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू1 अपॉन पीसी, और पीसी की वैल्यू क्या है हमारी आर, पीसी की वैल्यू क्या थी आर, वो डाल दी। बस इसे प्लस माइनस माइनस करके यहां लिखेंगे तो यह जाएगा हमारा न्यू2 अपॉन वी माइनस न्यू1 अपॉन यू इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू1 अपॉन आर। ये है आपका एक फॉर्मूला। जब भी आपका कोई भी रिफ्रैक्शन होता है, जब आपका रिफ्रैक्शन होता है कोई स्फेरिकल सरफेस से, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, यहां पर बस मैं कन्वेक्स के लिए कर रहा हूं, पर अगर यही चीज मैं कनकेव के लिए कर रहा होता तो भी आंसर यही निकल के आता है। डेरिवेशन यही डेरिवेशन करते इसी तरीके से करते और आंसर यही निकल के आता। मतलब चाहे हम कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस यूज करें चाहे कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस यूज करें, बात कॉमन क्या होनी चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में अगर है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, चाहे कन्वेक्स सरफेस के लिए हो चाहे कनकेव सरफेस के लिए हो, तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आता है उस समय पे वो निकल के आता है न्यू2 अपॉन वी माइनस न्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला वहां पर हमें अप्लाई करना होता है। मैं ये चीज कनकेव के लिए भी करवाऊंगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हमने एक केस किया है जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और इमेज यहाँ पर रियल इमेज बनी हुई है, ये क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन जो हम इसका केस करेंगे वो करेंगे जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो और तब भी इमेज रियल ही बन रही है, ठीक है। अब हम डेंसर मीडियम में रखेंगे ऑब्जेक्ट को और उसके लिए करेंगे, तो मैं उसके लिए बता देता हूं उसके फॉर्मूले में और इसके फॉर्मूले में अंतर क्या है। जहां जहां पर न्यू2 लिखा है वहां पर न्यू1 आ जाएगा और जहां न्यू1 लिखा है वहां न्यू2 आ जाएगा, बस फॉर्मूले में डिफरेंस ही इतना है। पर डेरिवेशन उसकी भी बता देता हूं कैसे होगी। तो आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, और ऐसे और भी पार्ट है इसके वो भी बताऊंगा। तो इसे हटा देते हैं, हम नोट डाउन कर लेना इस डेरिवेशन को, आगे चलते हैं। तो अब हम बोलेंगे कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस के लिए बी केस लेंगे, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट कहां रख देंगे हम, डेंसर मीडियम में, एंड इमेज, और उस समय में भी हमारी इमेज जो बन रही होगी क्या बन रही होगी, रियल वाला हम केस ले रहे हैं, इमेज इज रियल और हमारी इमेज क्या है, रियल इमेज है। तो ऑब्जेक्ट को अगर डेंसर मीडियम में रखते हो और इमेज रियल बनेगी तो उसके लिए डायग्राम पहले बनाते हैं इसका, ठीक है। इस बार हमारा डेंसर मीडियम में है ऑब्जेक्ट, तो ये है हमारा कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये हमारा कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, प्रिंसिपल एक्सिस होगी हमारी। अब ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा इस तरफ होगा डेंसर मीडियम में, ये हमारा कैसा होगा, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को न्यू2 से दिखाते हैं क्योंकि इसे हम सेकंड मीडियम ले रहे हैं। और यहां पर क्या होगा हमारा रेयरर मीडियम, यहाँ क्या होगा हमारा रेयरर मीडियम, यहाँ पर हमारी रेज आएंगी तो मैं इसको आगे लिख देता हूं, ये हमारा रेयरर मीडियम होगा जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम न्यू1 से दिखा रहे होंगे, क्लियर। ऑब्जेक्ट का रखा है डेंसर मीडियम में, ठीक है, और इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी, रेयरर मीडियम में, तभी तो इमेज रियल होगी। ऑब्जेक्ट इस तरफ हो और इमेज उस तरफ जब बनती है तो उसे ही कहते हैं रियल इमेज, ठीक है। और बाकी पता ही होगा रियल एंड इन्वर्टेड होती है,
रियल इमेज इन्वर्टेड बनेगी। अब ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे यहां टकराई, ठीक है। उसके बाद इसी पॉइंट पे क्या बनाने होती थी हमें, नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ करी, तो नॉर्मल ऐसे जैसे हमने पास करी, तो नॉर्मल कहां से पास करती थी, नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल पास कर गई। फिर उसके बाद ये रे की बात करें, जो इंसिडेंट रे है ये कहां से कहां जानी चाहिए थी, ये जानी चाहिए थी, ये जा रही है डेंसर से रेयर और मीडियम। तो ये किस तरफ को बैंड होगी, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब जानी चाहिए थी कैसे, सीधी जानी चाहिए थी, पर ये नॉर्मल से किस तरफ को बैंड हो जाएगी, नीचे को चली जाएगी, अवे हो जाएगी। तो यहां पर हमारी फाइनल इमेज यहां बन जाएगी। क्लियर, फाइनल इमेज यहां बन गई। अब सारे एंगल बना दो। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें, इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाना है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये रहा इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल के साथ। फिर रिफ्रैक्टेड रे ये वाली है, इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। फिर अल्फा बीटा एंड गामा, जो कि आपको सिंपल से बताया था, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा एंगल बनता है। क्लियर, जिस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते थे उस पॉइंट को हम एन बोलते थे, और वहां से हमें एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ड्रॉ करना होता है जिसे हम एम बोलते थे, और एम के ही बहुत ही क्लोज होता था हमारा पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये हो गए हमारे सारे पॉइंट। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ओ से लेकर पी तक की दूरी जो होगी वो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी यू, वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पी से लेकर आई तक की दूरी होगी इमेज डिस्टेंस, और अगर मैं P से लेकर C तक की दूरी नापूं तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगी। ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी इसके डायग्राम में। अब ये लिख दिया, तो इसके बाद जो स्टेप्स थे वो सेम लगाने हैं, तो फटाफट से वो सारे स्टेप लगाता हूं। इन ट्राइंगल एनओसी, ट्राइंगल एनओसी की बात करो तो ट्राइंगल एनओसी के अंदर एक्सटीरियर एंगल को देखो, तो एक्सटीरियर एंगल क्या दिख रहा है आपको, एक गामा। एक्सटीरियर एंगल जो होगा इंटीरियर के जो दो एंगल्स हैं इनके सम के बराबर होगा। तो गामा बराबर होता है यहाँ पर हमारा आई प्लस अल्फा, पर मुझे तो आई की वैल्यू चाहिए थी, तो आई की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, गामा माइनस अल्फा। आई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, गामा माइनस अल्फा। तो आई की वैल्यू आ गई। अब आई की वैल्यू निकालने के बाद किसकी वैल्यू निकालनी होती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू। इन ट्राइंगल एनआईसी, दूसरा ट्राइंगल एनआईसी को देखो, एनओसी और एनआईसी को देखेंगे अब हम। एनआईसी ट्राइंगल के अंदर देखो एक्सटीरियर एंगल क्या दिख रहा है आपको, आर। एक्सटीरियर एंगल देखो तो ये दिख रहा है आर, और वो किसके बराबर होगा, अंदर के जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसके दो इंटीरियर एंगल्स क्या है, गामा और बीटा। ये देखो ये ट्राइंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या दिख रहा है आपको, आर। वो इंटीरियर एंगल दो जो है वो गामा और बीटा के सम के बराबर होगा, गामा प्लस बीटा। तो आर बराबर हो गया गामा प्लस बीटा। तो यहां पर हमने आई निकाल दिया है, आर निकाल दिया है। इसको निकालने के बाद हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए होती थी। अब हमने बोला था कि अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल एंगल्स, गामा बीटा एंड अल्फा आर स्मॉल एंगल्स। अगर ये स्मॉल एंगल्स हैं, बहुत ज्यादा छोटे एंगल्स हैं, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो 10 अल्फा के बराबर होगा, और 10 अल्फा की वैल्यू निकालो तो 10 अल्फा के लिए कौन सा ट्राइंगल देखो, एनएमओ ट्राइंगल को देखो, तो वहां से 10 अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है यहाँ पर एनएम, और बेस क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको ओएम, तो एनएम अपॉन ओएम। ऐसे यहाँ पर बीटा की वैल्यू निकालो तो किसके बराबर होगी, 10 बीटा के, जो कि किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बीटा एंगल देखो ये दिख रहा है एनएमआई, एनएमआई दिख रहा है, उसके अंदर बीटा की वैल्यू निकालोगे 10 बीटा की, तो परपेंडिकुलर एनएम और बेस क्या है एमआई। अल्फा की वैल्यू निकल चुकी है। अब बचा हमारा गामा, तो गामा इज इक्वल टू 10 गामा। 10 गामा की वैल्यू निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो गामा की वैल्यू निकालने के लिए एनएमसी वाला ट्राइंगल देखो, तो 10 गामा क्या होगा, परपेंडिकुलर एनएम अपॉन बेस एनसी, एनएम अपॉन एनसी। अब उसके बाद हमने क्या बोला था कि एम पॉइंट और पी पॉइंट को देखो, ये जो एम पॉइंट हमने ड्रॉ किया और ये पी जो पोल है ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्लोज, पी इज क्लोज टू एम। अगर पी हमारा एम के बहुत ही ज्यादा क्लोज है
तो हमारा P जो जहां जहां M लिखा हुआ है वहां हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। जहां जहां हमारा क्या लिखा है M, वहां P लिख देंगे। और आप बोलोगे कि ऊपर क्यों P नहीं लिखा? देखो ऊपर P लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखोगे तब भी आपके डेरिवेशन करने के बाद आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, नहीं लिखा क्यों? क्योंकि इन दिनों में NM क्या है, कॉमन है, सेम दिख रहा है, ये बाद में जाके कट हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नीचे नीचे जहां जहां M पॉइंट है वहां P लिख दो, क्योंकि P और M क्या है, बहुत ही ज्यादा पास पास में, तो लगभग OM जो होगा वो OP के बराबर होगा, MI जो होगा वो PI के बराबर होगा, NC जो होगा वो PC के बराबर होगा। NM अपॉन PI, NM अपॉन PC। अब ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। उसके बाद क्या लगाना होता था, जो हमें तीसरा स्टेप लगाना होता था, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ लगाना होता था। स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन I अपॉन साइन R की जो वैल्यू होती है वो न्यू के बराबर होती है। और किसका किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले, तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था क्या लेना होता है, जिस मीडियम में जा रही है पहले उसका लिखो, और जिस मीडियम से रे आ रही थी फिर उसका लिखो। तो ये रे जो है कौन से मीडियम में जा रही है, फर्स्ट मीडियम में। कौन से मीडियम से आ रही थी, सेकंड मीडियम से। तो पहले फर्स्ट मीडियम का लिखना, जिस मीडियम में रे जा रही है पहले उसको लिखो फर्स्ट मीडियम, और फिर जिससे आ रही थी रे उसको लिखो, ये रहा हमारा सेकंड मीडियम, लिख दिया। अब उसके बाद न्यू12 की वैल्यू निकालो, तो न्यू12 की वैल्यू क्या होगी, न्यू1 अपॉन न्यू2। और दूसरी बात आपको यहां बता दिया गया था कि जो हमारा आई एंगल है और आर एंगल, ये भी बहुत ज्यादा स्मॉल एंगल्स होते हैं, कि आई एंड आर स्मॉल एंगल्स। ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे एंगल्स होते हैं। अगर साइन आए और इसमें जो हमारा आई एंगल और आर एंगल है बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, तो साइन आई किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा, और साइन आर किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आई न्यू2 इक्वल टू आर न्यू1, इसकी वैल्यू आएगी। इसमें अब क्या करना है, हमें सिंपली आई और आर की वैल्यू डालनी है। आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फा न्यू2, आर की वैल्यू गामा प्लस बीटा, आर की वैल्यू जो है वो क्या है हमारी, गामा प्लस बीटा न्यू1। इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू डालते हैं। अल्फा की वैल्यू NM अपॉन PC माइनस अल्फा NM अपॉन OP गामा की वैल्यू NM अपॉन PC और फिर क्या है हमारा बीटा की वैल्यू NM अपॉन PI। न्यू1। अब यहां पर NM जो है हमारा वो क्या दिख रहा है, दोनों साइड कॉमन, तो ऊपर से NM कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन OP न्यू1। NM कॉमन ले लिया तो बचा 1 अपॉन PC प्लस 1 अपॉन PI न्यू1। फिर NM से NM क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये न्यू1 अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा न्यू1 अपॉन PC माइनस का न्यू1 अपॉन OP इक्वल टू न्यू2 अपॉन PC, न्यू2 अंदर आ जाएगा प्लस ये 2 था हमारा, यहां पर ये हमारा क्या था न्यू2 और ये इधर है हमारा न्यू1। ठीक है, तो ये न्यू1 अपॉन PC प्लस का न्यू1 अपॉन PI, ये डाल दिया। अब ये वैल्यू डालने के बाद क्या बताया था, इसका PC डिनोमिनेटर और इसका PC डिनोमिनेटर सेम है, तो इन दोनों को पहले एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ। तो यहां पर है माइनस का न्यू2 अपॉन OP माइनस न्यू2 अपॉन OP, और इधर है प्लस का न्यू1 अपॉन PI, प्लस का न्यू1 अपॉन PI, तो वो प्लस का न्यू1 अपॉन PI इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस न्यू1 अपॉन PI इक्वल टू न्यू1 अपॉन PC। इस तरफ न्यू1 अपॉन PC था, बाकी ये न्यू2 अपॉन PC उस तरफ गया, तो ये माइनस का
ν2/PC आ गया। अब इनकी वैल्यूज डाल देंगे, -ν2/OP -ν1/PI इक्वल टू, एलसीएम ले लिया तो नीचे आ गया हमारा PC, इधर आ गया ν1 -ν2। अब यहां पर OP, PI और PC की वैल्यू चाहिए, OP, PI एंड PC। ठीक है, तो यहां से OP की वैल्यू निकालो, तो O से लेकर P तक की दूरी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि -u के बराबर होगा। फिर P से लेकर I तक की दूरी क्या है हमारा इमेज डिस्टेंस, जो कि +v के बराबर है यहां पर। और अगर आप यहां से PC की वैल्यू निकालो, तो PC की वैल्यू है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पर वो इस तरफ को है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये हो जाएगा हमारा -r। यहां पर PC की वैल्यू क्या होगी हमारी -r। ये सारी वैल्यूज इसमें डाल देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा -ν2/OP, OP की वैल्यू क्या है -u, ठीक है। फिर यहां पर माइनस का साइन, ν1/PI, ν1/PI, PI की वैल्यू क्या है v। फिर यहां पर ν1 -ν2/PC, PC की वैल्यू क्या है -r, PC की वैल्यू क्या है यहां पर -r। फिर उसके बाद यहां पर से माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो यहां बचेगा हमारा ν2/u माइनस का ν1/v इक्वल टू ν1 -ν2/-r। अब हम क्या करेंगे, जो r में माइनस का साइन दिख रहा है ना इस तरफ, इस माइनस के साइन को इधर भेज देंगे। ये जो माइनस का साइन इधर दिख रहा है इसको इधर भेजेंगे, तो माइनस का साइन जैसे इधर आएगा, तो जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का। तो क्या बनेगा, जो माइनस का है ν1/v वो तो हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का ν1/v बन जाएगा। मैंने ये वाला माइनस का साइन इधर भेज दिया है, तो ये जो माइनस का ν1/v जो था वो प्लस का ν1/v हो जाएगा, और जो प्लस ν2/u था ये माइनस ν2/u हो जाएगा, माइनस का ν2/u। फिर इक्वल टू ν1, ऊपर ν1 -ν2 है, और नीचे क्या है हमारा r। अब r प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन इसको इधर भेज दिया हमने, और यही होता है हमारा फाइनल आंसर। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है और इमेज रियल बनती है, या बस इमेज रियल बने या वर्चुअल, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ऑब्जेक्ट जब आपका डेंसर मीडियम में हो, तो उस टाइम पे जो हमारा स्फेरिकल सरफेसेस से रिफ्रैक्शन होता है, उसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो ये लगता है ν1/v -ν2/u ν1 -ν2/r। और आप चाहे ये फॉर्मूले को पीछे वाले फॉर्मूले से कंपेयर कर लो। पीछे वाला फॉर्मूला जो था वो बना था ν2/v माइनस का ν1/u ν2 -ν1/r, यही बना था। तो इस फॉर्मूले में ये था हमारा जब ऑब्जेक्ट किस मीडियम में था, रेयर मीडियम में, और जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में तो ये फॉर्मूला है। तो कंपैरिजन करो तो पता चलेगा कि जहां जहां ν2 था वहां 1 आ गया, मतलब जहां जहां 2 लिखा था वहां 1 लिख दिया। जैसे यहाँ पर ν2 था तो ν1 हो गया, ν1 की जगह ν2 हो गया, फिर यहाँ पर ν2 हो गया, ν2 की जगह क्या हो गया ν1, और ν1 की जगह ν2। फॉर्मूले में इतना ही डिफरेंस है। तो अगर रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है तो ये फॉर्मूला लगाओ, डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है तो ये फॉर्मूला लगाओ। चाहे आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस कन्वेक्स हो और चाहे आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस कनकेव हो, ठीक है। यहाँ पर मैं कन्वेक्स के लिए ले रहा हूं वैसे, पर अगर यहीं पे मैं कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस दूं तो वहां पर ये फॉर्मूला बन के आता है रेयर मीडियम के लिए, वो ये बनेगा, और डेंसर के लिए ये बनेगा, ठीक है। इसको भी करके दिखाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता रहा था कि जो मैं केस दे रहा हूं ऐसे इसमें और भी केसेस हैं। तो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के टोटल 4 केस बनते हैं ऐसे, ठीक है। अब एक तो हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, एक पढ़ा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में, और दोनों ही केस में जो इमेज बनी थी वो कैसी बनी थी, रियल इमेज। ऐसे ही हमारे 2 केस और होते हैं जिसमें दोनों ही इमेज क्या बने, वर्चुअल। मतलब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रख दो, इमेज वर्चुअल बनी है, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रख दो, इमेज वर्चुअल बनी है। तो ये 2 और केस होते हैं इसके। इन दोनों केसेस में इमेज वर्चुअल होती है, पर जो आपका फॉर्मूला निकल के आता है वो सेम ही आता है। डेंसर मीडियम में जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है, चाहे ऑब्जेक्ट वर्चुअल बने रियल बने, फॉर्मूला यही बनेगा। रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, सॉरी मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोल दिया, ऑब्जेक्ट रेयर डेंसर मीडियम में चाहे इमेज
रियल बने या वर्चुअल बने, फॉर्मूला यही लगेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम है और चाहे आपकी इमेज रियल है या वर्चुअल है, फॉर्मूला यही बनेगा। ठीक है, तो इसके दो और केस बताने का कोई फायदा नहीं है, वो आपको यहीं से समझ में आ जाएंगे। अब यही चीज हम कनकेव के लिए भी लगा के दिखा देते हैं, फिर उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत इजी से मैं लेंस मेकर फॉर्मूला आपको करा दूंगा। तो पहले यहां पर कन्वेक्स या कनकेव कर देते हैं और बाकी सब सेम रहेगा। अब आपको पता होगा कि कनकेव जो हमारा लेंस होता है वो हर समय कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। तो कनकेव के लिए 4 केस नहीं होते, कनकेव के लिए बस 2 ही केस है। ठीक है, एक रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखेंगे, एक डेंसर मीडियम में रखेंगे, और दोनों ही केस में इमेज वर्चुअल बनेगी, क्योंकि उसमें रियल वाला कोई केस होता ही नहीं। ठीक है, 4 केस कन्वेक्स के लिए होते हैं। 4 केस किसके लिए होंगे, कन्वेक्स के लिए बस, क्योंकि कन्वेक्स रियल भी बनाता है और वर्चुअल दोनों, तो इसी वजह से वहां 4 केस है। पर कनकेव जो है वो तो बस वर्चुअल ही बनाएगा हर समय। तो यहाँ पर बस 2 ही केस होते हैं। 2 केस में, एक जब ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में हो, रेयर मीडियम में, जब ऑब्जेक्ट कैसे मीडियम में हो, रेयर मीडियम में, और इमेज जो है वो कैसी बनेगी, वर्चुअल, क्योंकि हर समय इमेज वर्चुअल बनेगी। कनकेव स्फेरिकल सरफेस, कनकेव स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम और इमेज इज वर्चुअल। इमेज जो बनेगी आपकी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। क्लियर? अब आते हैं इसके डायग्राम पे। तो हमारा सरफेस कैसा रहेगा, यहां पर कन्वेक्स। तो कन्वेक्स सरफेस कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये हमारा कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्लियर? ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां होगा हमारा, ऑब्जेक्ट कहां होगा हमारा, रेयर मीडियम में। ये हमने दिखा दिया ऑब्जेक्ट। यहां पर हमारा पोल होगा। अब ऑब्जेक्ट से हमारी जा रही होगी इंसिडेंट रे, ये जा रही है हमारी इंसिडेंट रे। अब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे यहां टकराएगी तो वहां पर क्या बनानी है हमें, नॉर्मल। तो हमने वहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दी। अब ये नॉर्मल होती है वो कहां से पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, इस डायग्राम थोड़ा बड़ा कर देते हैं वरना दिखने में नहीं आएगा। ये आ रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में, रेयर मीडियम में। ये पहला मीडियम रेयर है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ν1 बोल रहे हैं। सेकंड मीडियम हमारा डेंसर है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ν2 बोल रहे हैं, सेकंड मीडियम। ठीक है, ऑब्जेक्ट से रेज जा रही है इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट से रे कैसे जा रही है, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई उस पॉइंट पे क्या करेंगे हम, नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। तो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दी। नॉर्मल जिस पॉइंट पे टच करती है प्रिंसिपल एक्सिस को वो होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उसके बाद ये ऑब्जेक्ट से तो इंसिडेंट रे जा रही है, फिर रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये जानी चाहिए थी कैसे, सीधे, पर ये नॉर्मल की तरफ को चली जाती है। थोड़ी सी ये नॉर्मल की तरफ को चली जाएगी रिफ्रैक्टेड रे ऐसे। अब रिफ्रैक्टेड रे जब ऐसे जाएगी तो ये कभी प्रिंसिपल एक्सिस को यहां तो टच नहीं करेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे खींचना पड़ेगा। तो इस रिफ्रैक्टेड रे को हम पीछे खींच रहे हैं। तो इस रिफ्रैक्टेड रे को हमने पीछे खींचा तो हमारी इमेज कहीं यहीं बन गई। ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं इसको। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे, इसे हम पीछे खींच रहे हैं, तो यहां पर हमारी इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी इमेज बनेगी। किसके लिए बनेगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो और हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो कनकेव है। अब यहां पर आप देखो तो जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पे इमेज बनी है। तो जब भी जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसी साइड पे इमेज बन जाए तो याद रखना वो इमेज जो होती है वो एक वर्चुअल इमेज होती है। और कनकेव मिरर ऑलवेज वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। देखो अपने आप वर्चुअल इमेज बनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर वो एंगल्स दिखाने जो हमें दिखाने होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल जो ऑब्जेक्ट ने किसके साथ बनाया, नॉर्मल के साथ, ये। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा आगे दिखा देते हैं वरना समझ में नहीं आएगा, तो बड़ा कर देते हैं।
ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल थी, और हमारी क्या हुआ था, ये नॉर्मल जो थी हमारी ये इंसिडेंट रे ऐसे टकराई थी, फिर हमने इस पॉइंट पे नॉर्मल खींच दी थी, फिर हमारी जो इंसिडेंट रे थी वो जानी चाहिए थी ऐसे, पर थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ को बेंड हो गई थी और ये हमने पीछे खींच दी थी, ये होगी रिफ्रैक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे ने जो सेंटर ऑफ नॉर्मल जो हमारी इस पॉइंट को क्या बोलते थे हम, एन, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है, ये रहा एंगल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, देखो ये नॉर्मल है, ये ऐसे ऊपर जा रही है डॉटेड लाइन, और जो ये दूसरी लाइन है रिफ्रैक्टेड रे, तो इसने जो एंगल बनाया नॉर्मल ने रिफ्रैक्टेड रे के साथ, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। फिर अल्फा बीटा एंड गामा, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो एंगल बनता है वो होता है हमारा गामा। तो अल्फा बीटा गामा, आई और आपको आर भी यहाँ दिख रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, एन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, और उस पॉइंट को क्या बोल दिया था, एम, एन एम हमारा एक परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद हमने क्या निकाली थी, आई और आर की वैल्यू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है, और ट्राइंगल भी सेम ही ले रहे थे ऑलवेज हम, एनओसी और एनआईसी, देख लो वही ट्राइंगल में यहाँ लूंगा, इन ट्राइंगल एनओसी, एनओसी ट्राइंगल देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, एन ओ, ये एन, ये ओ और ये सी, तो एनओसी ट्राइंगल के अंदर आपका एक्सटीरियर एंगल क्या दिख रहा है, ये एन, ये ओ, ये सी, तो एक्सटीरियर एंगल क्या दिख रहा है आपको, गामा, एक्सटीरियर एंगल क्या दिख रहा है, गामा, एक्सटीरियर एंगल हमारा यहाँ पर गामा, और इस ट्राइंगल एनओसी ट्राइंगल को देखो तो उसके अंदर इंटीरियर एंगल क्या आ रहा है आपका, आई, और क्या आ रहा है, अल्फा, तो आई प्लस अल्फा के बराबर होगा जो गामा होगा। यहां से आई की वैल्यू निकाल लो, तो यहां से आई की वैल्यू आपकी वैल्यू आएगी गामा माइनस अल्फा, हमारी जो आई की वैल्यू बनेगी वो बनेगी गामा माइनस अल्फा, बन गई। अब दूसरा ट्राइंगल देखो यहां पर, इन ट्राइंगल एन आई सी, ट्राइंगल एन आई सी को देखो, ये रहा हमारा एन, फिर ये रहा आई, और ये रहा हमारा सी, ठीक है। इस एनआईसी ट्राइंगल के अंदर अभी आपको आर एंगल दिख ही नहीं रहा होगा, आर एंगल दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा, तो आर एंगल हमें बनाना पड़ेगा। देखो ये नॉर्मल है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। इस आई एंगल को ये दिखा रखा है मैंने, इसको मैं यहां दिखा देता हूं, देख लो ये पूरा एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब इस आर एंगल को देखो, ये वाला जो आर एंगल है और ये वाला जो एंगल मैं बना रहा हूं, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल जो है और ये जो एंगल मैंने यहां बनाया ये वर्टिकली अपोजिट है, तो अगर ये वाला एंगल आर है तो ये जो एंगल मैं यहां दिखा रहा हूं ये भी आर होगा, दिख रहा है। अब ट्राइंगल एनआईसी को देखो, अब एनआईसी ट्राइंगल के अंदर आर एंगल दिख रहा है और उसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, गामा, एनआईसी ट्राइंगल का भी एक्सटीरियर एंगल गामा है, तो वो किसके बराबर होगा, आर प्लस बीटा के बराबर, तो गामा बराबर होगा आर प्लस बीटा, ठीक है। गामा एक्सटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल अपोजिट वाले जो है उन दोनों के सम के बराबर, आर प्लस बीटा, तो यहां से आर की वैल्यू निकलेगी गामा माइनस बीटा, यहां से आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी गामा माइनस बीटा। अब यहां से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालो, यहां पर भी जो हमारे अल्फा बीटा और गामा होते हैं वो स्मॉल एंगल्स होते हैं, अगर वो स्मॉल एंगल है तो गामा की वैल्यू, ठीक है, पहले अल्फा की निकाल लेते हैं, अल्फा की वैल्यू किसके बराबर, tan अल्फा, तो आप tan अल्फा की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कौन से ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर देखोगे, मतलब जो निकालोगे tan अल्फा की वैल्यू वो देखोगे एनएमओ ट्रायंगल के अंदर अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो परपेंडिकुलर एनएम अपॉन बेस ओएम, तो एनएम अपॉन ओएम, ऐसे ही हमारा बीटा, बीटा किसके बराबर होगा, tan बीटा के, ठीक है, और गामा किसके बराबर होगा, tan गामा के, ठीक है। तो tan बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर एनएम और बेस क्या है, एमआई, तो एनएम अपॉन एमआई, और अगर गामा की वैल्यू निकालोगे तो परपेंडिकुलर क्या है, एनएम, और बेस क्या है, एनसी, तो एनएम अपॉन एनसी। फिर क्या बोला था कि एम और पी पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा पास में है, तो पी इज क्लोज टू एम, पी जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है एम के, मतलब जहां जहां हमने एम लिखा है वहां पी लिख देंगे, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, एनएम की जगह पे
NP लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाता है हमारा। नीचे OP M की जगह OM की जगह OP, NM MI की जगह PI और NM अपॉन MC जो था उसकी जगह क्या लिख देंगे PC। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई, I और R की वैल्यू आ गई। तीसरे स्टेप में स्नेल्स लॉ लगाना था। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R किसके बराबर होगा? अब यहां पर हमारी रे कहां से कहां जा रही है? फर्स्ट मीडियम हमारा रेयरर है, ये हमारा सेकंड मीडियम है डेंसर, इसे न्यू2 से दिखा रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, मतलब जा किसमें रही है? सेकंड में। आ किससे रही थी? फर्स्ट से। तो क्या लिखेंगे? न्यू पहले किस पे लिखेंगे? जिसमें आ रही है सेकंड मीडियम में आ रही है, और किससे आ रही थी? फर्स्ट मीडियम से आ रही थी। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमने बोला था कि आई और आर एंगल भी बहुत छोटे एंगल होते हैं, तो साइन आई के बराबर होगा। साइन आई की जगह आर लिख दो और साइन आर की जगह आर लिख दो। यहाँ पर हो जाएगा न्यू2 की वैल्यू न्यू2 अपॉन न्यू1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आई न्यू1 इज इक्वल्स टू आर न्यू2। अब यहाँ पर आई और आर की वैल्यू डाल देंगे। आर की वैल्यू, आई की वैल्यू है गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फा न्यू1, गामा माइनस बीटा न्यू2। यहां पर आर के साथ क्या हमारा? न्यू2, ठीक है, क्लियर। गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस बीटा। अब यहां पर गामा की वैल्यू क्या है हमारी? एनएम अपॉन पीसी, एनएम अपॉन पीसी माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू है एनएम अपॉन ओपी। न्यू1 गामा माइनस बीटा, ठीक है, गामा माइनस बीटा। तो गामा की वैल्यू तो वही हमारी एनएम अपॉन पीसी है, और बीटा की वैल्यू देखोगे तो बीटा की वैल्यू होगी हमारी एनएम अपॉन पीआई, एनएम अपॉन पीआई बीटा की वैल्यू। ये सारी वैल्यूज लिख दी। फिर उसके बाद सेम सब चीजें सेम है, एनएम ले लिया कॉमन, 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन ओपी न्यू1, एनएम ले लिया कॉमन, एनएम ले लिया कॉमन, 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पीआई न्यू2। एनएम से एनएम जो है वो कट गया, न्यू1 अंदर आया तो हो जाएगा न्यू1 अपॉन पीसी माइनस का न्यू1 अपॉन ओपी इक्वल टू न्यू2 अपॉन पीसी माइनस का न्यू2 अपॉन पीआई। फिर क्या हो रहा था? जो पीसी और पीसी डिनोमिनेटर जिनका सेम है उन्हें एक साइड लिख देंगे, ठीक है। बचा के हमारा न्यू1 अपॉन ओपी माइनस का इधर। अब उसके बाद ये माइनस का न्यू2 अपॉन पीआई जो है ये इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का न्यू2 अपॉन पीआई, ठीक है। और ये माइनस का न्यू1 अपॉन ओपी इधर बचा हुआ था, और ये न्यू2 अपॉन पीआई इधर प्लस का हो गया, बाकी वो उधर गया। न्यू2 अपॉन पीसी यहां पर था, यहां से ये न्यू1 अपॉन पीसी आएगा, तो माइनस न्यू1 अपॉन पीसी हो जाएगा, न्यू2 अपॉन पीआई माइनस का न्यू1 अपॉन ओपी इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू1 अपॉन पीसी। अब यहां से सारी वैल्यूज निकालेंगे, तो यहां पर से पीआई की वैल्यू निकालोगे, ओपी की वैल्यू निकालोगे और पीसी की वैल्यू निकालोगे। पीआई ओपी पीसी, पीआई की वैल्यू निकालो तो यहां से पी से लेकर आई तक की दूरी जो है वो वी है, पी से लेकर ओ तक की दूरी यू है, और पी से लेकर सी तक की दूरी आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो पी से लेकर आई तक की दूरी वी है, पर वो किस डायरेक्शन में? इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस वी। ऐसी सारे डिस्टेंसेस इसमें जो है वो इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन है, वी भी और आर भी। तो ओपी माइनस यू होगा और आर पीसी जो होगा माइनस आर होगा। ये सारी वैल्यूज हम इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे तो हो जाएगा न्यू2 अपॉन पीआई, पीआई की वैल्यू क्या है? माइनस वी माइनस का न्यू1 अपॉन माइनस यू इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू1 अपॉन माइनस आर। अब हम क्या करेंगे? ये जो माइनस माइनस है इसे कॉमन ले लेंगे, यहां से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा न्यू2 अपॉन वी माइनस का न्यू1 अपॉन यू। देखो एक माइनस का साइन इधर से आया और एक माइनस इसका आया, ये वाला माइनस बचा रहेगा अभी,
ठीक है। बाकी इसका माइनस का साइन जो है आर का था वो भी बाहर लिख दिया, ऊपर बचा न्यू2 माइनस न्यू1 अपॉन आर। तो इस तरफ से जो माइनस का साइन बाहर आया था उसे कैंसिल आउट कर दिया हमने। ये माइनस का साइन हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, न्यू2 अपॉन वी माइनस का न्यू1 अपॉन यू इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू1 अपॉन आर। समझ में आया। अब ये देख लो, यहां पर हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को चेंज किया था, पर फॉर्मूला चेंज हुआ क्या, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कन्वेक्स से कनकेव कर दिया, इमेज भी वर्चुअल हो गई, पर हमारा जो फॉर्मूला बना वो सेम ही बना। बस क्या चीज सेम थी कि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में। तो बात आपको यही समझनी है कि ऑब्जेक्ट को रखो रेयर मीडियम में, चाहे इमेज वर्चुअल हो, चाहे इमेज रियल हो, चाहे हम कॉन्वेक्स मिरर यूज कर, कन्वेक्स सरफेस यूज कर रहे हैं, कनकेव सरफेस यूज कर रहे हैं, हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो एक ही बनेगा, न्यू2 अपॉन वी माइनस न्यू1 अपॉन यू इक्वल्स टू न्यू2 माइनस न्यू1 अपॉन आर। ये समझ में आया। अब यही चीज मैं एक और कनकेव के लिए ही कर रहा हूं, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, डेंसर मीडियम में। एक और केस लेते हैं, फिर आते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला पे। तब ऑब्जेक्ट अब हम रख रहे हैं किस मीडियम में, डेंसर मीडियम में। अब ऑब्जेक्ट रखूंगा डेंसर में तो इमेज वर्चुअल ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इमेज कैसे भी कर दो इमेज वर्चुअल ही रहती है, तो इमेज तो वर्चुअल ही रहेगी। तो ऑब्जेक्ट कैसे मीडियम में, हमारा डेंसर मीडियम में है, पर इमेज अभी भी कैसी है हमारी, वर्चुअल ही रहेगी इमेज। अब यहां पर हमने यहां रख दिया ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम के अंदर। ठीक है, ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम के अंदर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम को इससे दिखाते हैं 2 से सेकंड मीडियम, और रेयर मीडियम को फर्स्ट मीडियम लिख देंगे। क्लियर। अब हमारी ऑब्जेक्ट से रेज जा रही होंगी, इंसिडेंट रेज, ये गई। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई वहीं पे हमने क्या बनानी है, नॉर्मल ड्रॉ करनी है। अब इसकी नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो किधर जाएगी हमारी, इसकी नॉर्मल जो होगी वो इधर को बनेगी, और नॉर्मल जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को टच करती है उसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, उससे इंसिडेंट रेज निकल रही हैं, और ये हमारी नॉर्मल जो हमने यहाँ इस पॉइंट पे बनाई है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास कर रही है। अब उसके बाद हमारी ये रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये रे कैसे जानी चाहिए थी, ये रे जानी चाहिए थी सीधी। ठीक है, कैसी जानी चाहिए थी, ये रे सीधी जानी चाहिए थी, पर ये क्या होती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है, कहाँ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी बहुत बेंड हो जाएगी। बेंड होने के बाद भी ये कुछ ऐसी दिख रही होगी, बेंड होने के बाद भी ये कुछ ऐसी दिख रही है। फिर हमें क्या करना है, अब इससे जो हमारी इमेज बनेगी वो किस तरफ बनेगी, हमारी इमेज जो बनेगी वो हमारी इसी तरफ बनेगी, क्योंकि ये रे कभी यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे टच करेगी कि कभी इस तरफ नहीं करेगी। तो हमें इस रे को कहाँ खींचना पड़ेगा, पीछे। तो हम पीछे खींचेंगे तो यहां पर कहीं पे हमारी इमेज बन जाएगी। ठीक है, इस रे को, ये देखो ये रे ऐसे जा रही थी, ये थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ को, ये इंसिडेंट रे जो ऐसे जानी चाहिए थी नॉर्मल की तरफ, थोड़ी बेंड हो गई। अब बेंड हुई तो इतनी बेंड नहीं हुई कि ये हमारी इमेज इस तरफ बन जाए, तो हमने क्या किया, इस रे को पीछे खींच दिया ऐसे, और हमारी इमेज कहाँ, यहाँ बन जाएगी। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे ने जो हमारा नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्टेड रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया। ये हमने बना दिया आई और आर। फिर क्या था हमारा, अल्फा बीटा एंड गामा। ये रहा अल्फा इमेज के साथ बीटा, और ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा। ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा। जिस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करी थी उस पॉइंट को एन पॉइंट बोलते थे। वहां से एक परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ करते थे, नीचे की तरफ। तो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर होता था हमारा पोल। ठीक है, ऑब्जेक्ट से पी तक की दूरी निकालेंगे तो ये यू देखेंगे, आई से पी तक की दूरी वी होगी, और
P से C तक की दूरी R होगी। बस अब यहाँ पर I और R की वैल्यू निकालेंगे। ट्राइंगल यहाँ पर वही NOC और NIC, इन ट्राइंगल NOC, ट्राइंगल NOC को देखो तो उसमें जो आई एंगल है, एक्सटीरियर एंगल सीधा सीधा दिख रहा है जो कि R प्लस आई एंगल एक्सटीरियर एंगल है जो कि अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। तो आई एक्सटीरियर एंगल है जो कि अल्फा प्लस गामा, आई की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। फिर दूसरा ट्राइंगल है हमारा NIC ट्राइंगल को देखो तो ये रहा N, ये रहा I और ये रहा हमारा C पॉइंट। तो NIC ट्राइंगल के अंदर आप देखोगे तो जो R एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है। कौन सा एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है यहाँ पर? R एक्सटीरियर एंगल है और दो अंदर के इंटीरियर एंगल देखो तो बीटा और गामा दिख रहे हैं, बीटा प्लस गामा। एक्सटीरियर एंगल जो R है वो किसके बराबर होगा? बीटा प्लस गामा के बराबर होगा। तो ये वैल्यूज हमने डाल दी, I और अल्फा की वैल्यू निकलेगी, I और R की वैल्यू निकलेगी। तो उसके बाद अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी थी। तो अल्फा जो होगा वो किसके बराबर होगा? tan अल्फा। वही बात बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। अल्फा की वैल्यू tan अल्फा, बीटा की वैल्यू tan बीटा, tan गामा। tan अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा NM और बेस क्या है हमारा OM। tan बीटा की वैल्यू निकालो, tan बीटा की वैल्यू क्योंकि परपेंडिकुलर NM अपॉन बेस MI, NM अपॉन MI, ठीक है। फिर उसके बाद निकालेंगे तो हमारा अल्फा बीटा हो गया गामा, tan गामा की वैल्यू क्योंकि परपेंडिकुलर NM अपॉन MC। फिर उसके बाद हम बोलेंगे P इज क्लोज टू M। अगर P M के क्लोज है तो जहां जहां P लिखा है, जहां जहां M लिखा है वहां क्या लिख देंगे? P। तो NM अपॉन OP, NM अपॉन PI, NM अपॉन PC, ये रख दिया। फिर क्या लगाना था? स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन I अपॉन साइन R जो था वो किसके बराबर था? न्यू। अब किसके रिस्पेक्ट में किसका लेंगे? इंसिडेंट रे कहां है हमारी? यहां से रे वहां जा रही है, सेकंड से फर्स्ट में जा रही है। तो जिसमें जा रही है, किसमें जा रही है? फर्स्ट मीडियम में। तो पहले फर्स्ट मीडियम का लेंगे और जिससे आ रही थी फिर उसका लिखेंगे सेकंड से आ रही थी। अब इसे सॉल्व कर देंगे। I और R एंगल भी छोटे एंगल तो साइन I किसके बराबर होगा? I के, साइन R के, और न्यू12 की वैल्यू न्यू1 अपॉन न्यू2 होती है। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई I न्यू2 R न्यू1, ये सारी वैल्यूज इसमें डाल देते हैं। I की वैल्यू अल्फा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस गामा न्यू2, बीटा प्लस गामा न्यू1, ठीक है। अल्फा प्लस गामा न्यू2, बीटा प्लस गामा न्यू1। यहां पर इनकी वैल्यूज डालेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या थी? NM अपॉन OP, NM अपॉन OP प्लस गामा की वैल्यू NM अपॉन PC न्यू2, बीटा की वैल्यू NM अपॉन PI, NM अपॉन PI, और गामा की वैल्यू NM अपॉन PC। गामा की वैल्यू क्या थी हमारी? NM अपॉन PC। ये सारी वैल्यूज इसमें डाली है। बाकी NM वही तरीका, NM को क्या लेना था? कॉमन, कॉमन लिया 1 अपॉन OP प्लस 1 अपॉन PC न्यू2 इक्वल टू 1 अपॉन NM, यहां से कॉमन लेंगे 1 अपॉन PI प्लस 1 अपॉन PC न्यू1, NM से NM कट आउट हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? न्यू2 अपॉन OP, न्यू2 अपॉन PC इक्वल टू न्यू1 अपॉन PI प्लस न्यू1 अपॉन PC। क्या करना था? जहां जहां ये PC दोनों सेम दिख रहे हैं इसे उठा के उस तरफ, तो न्यू2 अपॉन OP माइनस का न्यू1 अपॉन PI, ठीक है। न्यू2 अपॉन OP और ये न्यू1 अपॉन PI को उठा के धर रहा है माइनस का न्यू1 अपॉन PI। न्यू2 अपॉन PC को उधर ले जा रहे हैं
तो ν2 अपॉन पीसी माइनस, सॉरी इधर क्या लिखा था, ν1 अपॉन पीसी, इधर लिखा था प्लस का ν1 अपॉन पीसी, और ν2 अपॉन पीसी इधर जाएगा तो माइनस का ν2 अपॉन पीसी होगा। बाकी अपने एलसीएम है, ठीक है। एलसीएम लिखना चाहते हो या एलसीएम से पहले आप वैल्यूज डालना चाहते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। मैं यहां पे पहले लिख लेते हैं ν1 अपॉन पी आई, दोनों में से कॉमन लिया तो ν1 माइनस ν2 अपॉन पीसी आ गया यहाँ पर। अब वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये सारी वैल्यूज यहाँ लिख देते हैं। ओ से लेकर पी तक की दूरी, ओपी जो दूरी है वो किसके बराबर है, यू के, पर यू जो है इस तरफ नापा जा रहा है तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में है तो माइनस यू। पी से लेकर आई तक की दूरी पी आई वो माइनस वी है, क्योंकि हमारी इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब क्या होता था, जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज अगर बनती है आपकी। लेंस के केस में, मिरर के केस में नहीं। जब हमारे लेंसेज के केस होते हैं या स्फेरिकल सरफेसेस, रिफ्रैक्टिंग वाले सरफेसेस जो होते हैं, उनके लिए ऑब्जेक्ट जहां हो और वही इमेज बन जाए तो समझ जाना इमेज इज वर्चुअल। और अगर ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज उधर बन जाए तो इमेज रियल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इमेज क्या है, वर्चुअल, जिसका डिस्टेंस इसी डायरेक्शन में नापा जा रहा है। तो ये जो पी आई है वो माइनस वी है, और पीसी की वैल्यू आर के बराबर होगी, वो भी प्लस आर, क्योंकि इधर को नापा जा रहा है। तो पीसी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, प्लस आर। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू डालनी है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा ν2, ओपी की वैल्यू माइनस यू माइनस ν1, पी आई की वैल्यू माइनस वी, ν1 माइनस ν2 अपॉन आर। अब ढंग से देखोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का ν1 अपॉन वी, ये हम आगे लिख देते हैं, ठीक है। फिर क्या बचेगा, माइनस ν2 अपॉन यू, माइनस ν2 अपॉन यू, और उस तरफ बचेगा ν1 माइनस ν2 अपॉन आर। समझ में आ गया क्या, देख लो। चाहे कनकेव था, चाहे कन्वेक्स था, चाहे इमेज वहां रियल थी या वर्चुअल है, बस ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में है तो देखो फॉर्मूला सेम बना, ν1 अपॉन वी माइनस ν2 अपॉन यू इक्वल्स टू ν1 माइनस ν2 अपॉन आर। हमारे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया। तो आपको बस यहाँ पर ये मेन बात समझनी है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो फॉर्मूला बनेगा ν2 अपॉन वी माइनस ν1 अपॉन यू इक्वल्स टू ν2 माइनस ν1 अपॉन आर। और अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो जहां जहां 2 है वहां 1 लगा देना, मतलब ν1 अपॉन वी माइनस ν2 अपॉन यू इक्वल टू ν1 माइनस ν2 अपॉन आर। ये वाला फॉर्मूला, चाहे आपका कन्वेक्स सरफेस हो चाहे कनकेव सरफेस हो। ये तो हमने ये चीजें पढ़ी हैं। अब आते हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूला पे। डायरेक्ट अगर मैं लेंस मेकर फॉर्मूला पे आता तो लेंस मेकर फॉर्मूला समझ नहीं आएगा। अब लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत ही इजी हो चुका है, अब उसको बहुत इजी तरीके से हम समझ जाएंगे। अब चलते हैं, इसे नोट डाउन कर लेना इन सारी चीजों को। तो अब चलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला पे। अब जो लेंस मेकर फॉर्मूला है ना, वो नॉर्मली आपको बता दिया जाता है, पर लेंस मेकर फॉर्मूला में यहाँ पर आपको 2 चीजों के लिए निकाल के दूंगा। डबल कन्वेक्स लेंस के लिए भी बताऊंगा और डबल कनकेव लेंस के लिए भी। आता दोनों के लिए सेम है, पर निकालना दोनों के लिए सिखा दूंगा, ठीक है। कि डबल कन्वेक्स लेंस के लिए अगर पूछा है तो कैसे निकालना है, डबल कनकेव के लिए पूछा है तो कैसे निकालना है। तो लेंस मेकर जो फॉर्मूला होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें रिलेशनशिप देता है फोकल लेंथ का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ। क्या, अभी समझते हैं इसे हम। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला की बात करें तो ये हमें रिलेशनशिप देगा किसका, फोकल लेंथ ऑफ द मटेरियल, जो भी हमारा लेंस है उसके फोकल लेंथ का रिलेशनशिप देता है किसके साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, और उसके जो 2 सरफेसेस होते हैं उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ, ठीक है, R1 और R2 के साथ रिलेशनशिप देता है। लेंस मेकर फॉर्मूला हमें क्या देता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमें रिलेशनशिप देता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एंड विद रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स 2 सरफेसेस। अब बात करें कि लेंस मेकर फॉर्मूला को लेंस मेकर्स फॉर्मूला ही को क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे जो लेंस के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो लेंस को प्रोड्यूस करते हैं,
वो इसी फॉर्मूला का यूज करके एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ के लेंस को बनाते हैं। इसी वजह से इसे लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलते हैं, क्योंकि ये लेंस बनाने में यूज होता है। समझ में आया? तो लेंस मेकर फॉर्मूला तो क्या होता है वो हमने समझ लिया। अब लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन जो हम करने वाले हैं, तो डेरिवेशन करने से पहले इसकी भी कुछ साइन कन्वेंशन होगी और साथ में इसके लिए भी कुछ एजम्पशंस होंगे। तो साइन कन्वेंशन सिमिलर वही जो आप लगाते हो लेंसेज के लिए, वही साइन कन्वेंशन इसके लिए लगेगा। दूसरा, अजम्पशंस की बात करें तो अभी जो हमने रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पढ़े थे कन्वेक्स और कनकेव वाले, उसके लिए जो तीन अजम्पशंस थे हमारे, वही 3 अजम्पशंस यहाँ लगाने हैं। सबसे पहला कि ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सेकंड कि हमारा जो अपर्चर है लेंस का वो स्मॉल अपर्चर है। तीसरा कि हमारा जो इंसिडेंट रेज है, रिफ्रैक्टेड रेज है, ये इनने जितने भी एंगल्स बनाने हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो सारे स्मॉल एंगल बनाने हैं। ये 3 एजम्पशंस यहाँ पर भी वो एग्जैक्टली सेम एजम्पशंस यूज होते हैं और उनके ही फॉर्मूलाज में यहाँ यूज करूंगा। जो अभी आपको पीछे चीज बताई है कन्वेक्स सरफेस, कनकेव सरफेस के लिए हमने डेंसर, रेयर और मीडियम के लिए जो फॉर्मूले निकाले हैं, वही फॉर्मूला का यूज करके लेंस मेकर्स फॉर्मूला को डेराइव करेंगे। इसी वजह से मैंने पहले वो बताए, फिर अब लेंस मेकर फॉर्मूला आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, उसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, एकदम इजीएस्ट वे में मैं बताऊंगा लेंस मेकर फॉर्मूला को। तो अब लेंस मेकर फॉर्मूला की बात करें तो लेंस मेकर फॉर्मूला 2 लेंसेज के लिए मैं बताऊंगा, डबल कन्वेक्स एंड डबल कनकेव लेंस। तो डबल कन्वेक्स लेंस के लिए पहले आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला का डेराइव करते हैं। तो डबल कन्वेक्स लेंस हमारा कुछ ऐसा होगा, ये लेंस है हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब लेंस की बात करें तो ये हो जाएगा ए पॉइंट, ये उसे बोल देते हैं बी पॉइंट, इसे बोल देते हैं सी पॉइंट, और ये वाले पॉइंट को बोल देते हैं डी। अब आप यहां देखें तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर आपको 2 सरफेसेस दिख रहे हैं। एक सरफेस है ए सी बी और एक सरफेस है ए डी बी। ठीक है, क्लियर। ये हमारा रेयरर मीडियम है ν1, ये हमारा डेंसर मीडियम ν2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर वापस से हमारा रेयरर मीडियम आ गया ν1। क्लियर। तो रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, फिर वापस से रेयरर मीडियम। अब क्लियर। अभी आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, कुछ यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट, एजम्पशन लिया है हमने, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कहां रखा है, रेयरर मीडियम में। अब ऑब्जेक्ट से जो रेज जाएंगी वो कुछ ऐसे जाएंगी, वो यहां आके ऐसे इंसिडेंट रेज टकराएंगे। अभी जब आपने ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में रखा है और उसने सबसे पहले किसको टच किया है, फर्स्ट सरफेस को टच किया है, तो जब उसने फर्स्ट सरफेस को टच किया है तो रिफ्रैक्शन बस फर्स्ट सरफेस से ही देखना, सेकंड सरफेस को समझ जाना कि है ही नहीं यहां पर, सेकंड सरफेस को मान लेना कि इग्नोर, कि ये है ही नहीं। तो सेकंड सरफेस अगर नहीं होगा तो फर्स्ट सरफेस कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा ही तो दिख रहा होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट आपका रेयरर मीडियम में होगा और उसके लिए आपकी इमेज यहां बन जाएगी डेंसर मीडियम इस पॉइंट पे ऐसे। फिर यहां पर हम एक वो भी ड्रॉ करते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पास करती नॉर्मल, और इमेज कुछ ऐसी बनती थी। तो फर्स्ट सरफेस जो इसमें टकराई है रेस, तो सेकंड सरफेस को अगर मैंने क्या माना, इग्नोर कर लिया कि है ही नहीं यहाँ पर, तो फर्स्ट सरफेस को आगे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे ही तो दिखेगा, वो एक कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस जैसा बिहेव करेगा और उसके लिए ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में होगी, जिसके लिए इमेज कुछ यहां बन जाएगी। तो अभी मैं सेकंड सरफेस को समझ रहा हूं कि है ही नहीं। तो अगर सेकंड सरफेस नहीं होता तो फर्स्ट सरफेस से पहले यहां पर क्या ड्रॉ करते हैं हम, यहां पर हम ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल। तो हमने नॉर्मल ड्रॉ करी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। फर्स्ट सरफेस है तो फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 मान लिया, जिस पॉइंट को मैं N बोल देता हूं जिसपे इसने टच किया है फर्स्ट सरफेस को। अब ये जानी चाहिए थी कैसे, सीधे, पर ये रेयरर से डेंसर मीडियम में आई है तो ये कहां बेंड करेगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये रेयरर से किसके अंदर आई है, डेंसर मीडियम के अंदर, इस वाले मीडियम के अंदर आई है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जानी चाहिए थी ऐसी, पर ये नीचे को झुक जाएगी, तो ये नीचे को ऐसे झुक जाएगी, तो इस पॉइंट पे आके यहां पर टच करेगी सेकंड सरफेस को M। पर मैंने क्या बोला कि सेकंड सरफेस को मानो कि है ही नहीं यहां पर,
तो अगर सेकंड सरफेस यहाँ नहीं होता तो ये रे कैसी जाती है, सीधे आगे चली जाती और इस पॉइंट पे आके यहां टच करती है और यहां पर आपकी इमेज बन जाती I1। समझ में आ रहा है क्या? यहां अभी हमने सेकंड सरफेस को समझा है कि है ही नहीं, तो पहले सरफेस मतलब कि पहले सरफेस पे ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रेज आ रही है ये यहां पर टकराई एंड पॉइंट पे, वहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ करी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही थी और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, तो फर्स्ट सरफेस के लिए हमारी इमेज बनेगी I1 जब हमने सेकंड सरफेस को माना था कि है ही नहीं। और वो जो I1 इमेज है जिसमें यहाँ पर I दिखा रहा हूं, तो इमेज जो मैंने बनाई है I1 बनाई है, फर्स्ट सरफेस की इमेज I1 से। अब ये I1 इमेज है कौन से मीडियम में बनी है, डेंसर मीडियम में, और ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में, रेयरर मीडियम में। ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में होता है तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हो, वही लगा देंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट सरफेस कौन सा सरफेस है, पहला सरफेस हमारा ACB सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम। अगर ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, μ2/v माइनस μ1/μ इज μ2 माइनस μ1/r, वो वाला फॉर्मूला यहां लगा देंगे जो भी पीछे कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस या कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हमने निकाला था। तो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जब ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में होता था, रेयरर मीडियम में, तो फॉर्मूला क्या बनता था, μ2/v माइनस का μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। पर यहाँ पर v और u और r कुछ चेंज हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर जो फाइनल इमेज है फर्स्ट सरफेस के लिए वो कितने दूरी पे बनी है, हम बोल देते हैं v1 दूरी पे बनी, ऑब्जेक्ट जो है उसे u दूरी पे ले लेते हैं, और जो हमारा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है फर्स्ट सरफेस के लिए वो r1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर μ2/v की जगह v1 डालना पड़ेगा, u की जगह u ही रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ही है, μ2 माइनस μ1, और हमारा r यहाँ पर r1 बन जाएगा फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब आते हैं सेकंड सरफेस के लिए। अब यहां देखो, अब अभी तक तो हम सेकंड सरफेस को इग्नोर मार रहे थे, पर अब फर्स्ट सरफेस के लिए काम पूरा हो गया, तो फर्स्ट सरफेस, अब सोचो कि फर्स्ट सरफेस नहीं है, अब समझो कि बस यहाँ पर सेकंड सरफेस ही था। तो अगर बस सेकंड सरफेस था तो सेकंड सरफेस कुछ ऐसा दिख रहा है ना, तो कुछ ऐसा होगा। अगर हम फर्स्ट सरफेस को इग्नोर मारेंगे तो बस सेकंड सरफेस दिख रहा होगा, ये वाला ADB वाला। ठीक है, जैसे यहां पर हमारे ACB वाला आपको फर्स्ट सरफेस दिख रहा, तो यहाँ पर ADB वाला आपको फर्स्ट सरफेस दिख रहा होगा। क्लियर? अब ये जो फर्स्ट सरफेस, ये जो हमारा सेकंड सरफेस है ADB, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो हमारा जो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जो होगा वो फर्स्ट सरफेस की जो इमेज है वही होगा। जो हमारी फर्स्ट सरफेस ने इमेज बनाई है वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, समझ में आया क्या? जो हमारी फर्स्ट सरफेस ने इमेज बनाई है I1, वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा सेकंड सरफेस के लिए। पर बात यहां पर ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल। अब बोलोगे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रियल नहीं है, असलियत में यहाँ नहीं है, ऑब्जेक्ट तो इधर है हमारा, बस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन रही है और वो इमेज हमारा सेकंड सरफेस के लिए किसका काम कर रही है? एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब I1 will act as a virtual object for second surface। वो लिख देते हैं यहाँ पर, I1 will act as virtual object for surface। कौन सा सरफेस है हमारा? ADB। तो हमारा जो ADB सरफेस है उसके लिए हमारा I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हो, NM रेज जा रही थी I1 के लिए। अब ये NM रेज जैसी, अभी तो ये सीधी चली गई थी, पर एक्चुअली ये सीधी जा नहीं सकती, तभी तो ये बाकी की लाइन मैंने डॉटेड बनाई है, क्योंकि जैसी NM यहां पहुंची होगी तो उसे एक दूसरा सरफेस मिला होगा ADB। ये NM रेज जैसी ये N से M पे रह गई होगी तो उसे सेकंड सरफेस मिला होगा ADB वाला। तो वहां पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे M पॉइंट पे,
तो M पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी हमने। अब ये रे कैसी जा रही होगी, सीधी जा रही होगी, पर ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से अवे जाएगी तो हमारी कुछ फाइनल इमेज यहां बन जाएगी आई, फाइनल इमेज यहां बन जाएगी। फाइनल इमेज का डिस्टेंस v ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, इसका डिस्टेंस R2 ले लेते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है, जो हमारा सेकंड सरफेस है उसके लिए जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो I1 है और उसके लिए इमेज हमारी I बन रही है। क्लियर। अब सेकंड सरफेस पे हमने रिफ्रैक्शन देख लिया, ये NM रे सेकंड सरफेस जैसी पहुंचेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी और फाइनल इमेज I बन जाएगी। किसके, इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज I यहां बन जाएगी सेकंड सरफेस की वजह से। पर सेकंड सरफेस के लिए अगर तुम देखो तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से मीडियम में है, वो सेकंड मीडियम में। आप बोलोगे ये तो फर्स्ट मीडियम में दिख रहा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आपको फर्स्ट मीडियम में दिख रहा है, आप ऐसे कहोगे। पर एक्चुअली देखो तो ये I1 यहां बना था ना, ये कौन सा मीडियम चल रहा था, ये सेकंड मीडियम ही तो चल रहा था। अगर मैं सेकंड सरफेस को इग्नोर कर रहा था तो मेरी जो I1 इमेज बनी थी फर्स्ट सरफेस के लिए वो कौन से मीडियम में बनी थी, सेकंड मीडियम में ही तो बनी थी। और वो सेकंड मीडियम में है तो वही तो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है फर्स्ट मीडियम के लिए, तो इसका मतलब I1 इज इन द डेंसर मीडियम। तो सेकंड सरफेस के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो कौन से मीडियम में है, डेंसर मीडियम में। तो यहाँ पर डेंसर मीडियम वाला केस लगेगा, ठीक है। तो यहां बोलेंगे फॉर सेकंड सरफेस, फॉर सरफेस ADB सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में है। और अभी हमने केसेस पढ़े थे, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में होता था, डेंसर मीडियम में, तो फॉर्मूला क्या हो जाता था हमारा उस टाइम पे, फॉर्मूला लगता था ν1/v माइनस का ν2/u इक्वल टू ν1 माइनस ν2/r। समझ में आया। अब यहां पर v, u और r की वैल्यू डालो, तो हमारा जो सेकंड सरफेस के लिए वो u, फाइनल इमेज तो v ही है, फाइनल इमेज सेकंड सरफेस के लिए v पे ही बनी है, तो v की जगह तो v रहने दो, माइनस ν2/u। सेकंड सरफेस के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो I1 है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो उसकी दूरी क्या है v1, तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1 लिया जाएगा, माइनस ν1 माइनस ν2 इज इक्वल्स टू ν1 माइनस ν2/r। अब यहां पर सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, तो R2। अब ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। इसे हमने फर्स्ट बोला था, इसे सेकंड बोलेंगे। अब ये दो इक्वेशंस बनी है, इन दोनों क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, ठीक है। इसे मैं रब कर देता हूं, ये बस आपको समझाने के लिए था कि जो हमारी I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये कौन से मीडियम में है, हमारा सेकंड मीडियम में बना है, ठीक है। सेकंड मीडियम में अगर ये बना है तो इसके लिए हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा डेंसर मीडियम में। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो इसके लिए वही वाला फॉर्मूला लगाओगे जो डेंसर मीडियम के लिए हमने लगाया था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दो इक्वेशन जो बनी है हमारी, इसे ऐड करेंगे, बस डेरिवेशन खत्म। मतलब मेन दिमाग जो आपको लगाना था वो इतना सही लगाना था, जो कि बहुत मतलब एक्स्ट्रा हमने कुछ करा ही नहीं। जो हमने पीछे पढ़ा था डेरिवेशन में, पीछे जो हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस करे थे वही तो हमने यहाँ लगा दिया है, और कुछ एक्स्ट्रा तो हमने कुछ लगाया नहीं यहाँ पर। अब बस दो इक्वेशन जो बन जा रही है सिंपल सी, उन दोनों को ऐड ही कर रहे हैं, तो ऐड कर देते हैं इसे, तो हो जाएगा यहाँ पर ν1 लिख दिया मैंने, ये ν2 है, ठीक है। ν2 था ना, ν1 लिख दिया, उसको सही कर दिया, तो जाएगा ν2/v1 माइनस ν1/u प्लस ν1/v माइनस ν2/v1 इक्वल टू ν2 माइनस ν1/r1 प्लस ν1 माइनस ν2/r2। क्लियर। अब ν2/v1 प्लस में है, ν2/v1 माइनस में कट गया, ये बचा ν1/v, इसे आगे लिख दिया प्लस का है तो, और माइनस का ν1/u जो था वो माइनस में था तो उसे ध्यान दिया, ν1/v ये रहा माइनस ν1/u ये रहा। अब इस साइड देखो तो इस साइड ये है ν2 माइनस ν1/r1। अब मैं ये जो ब्रैकेट है, ये जो ऊपर बन रहा है, ये ν2 माइनस ν1 है,
यहाँ पर न्यू वन माइनस न्यू टू है, तो इसे भी न्यू वन न्यू टू माइनस न्यू वन बनाना, तो इन दोनों में से क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, तो ये वाला ब्रैकेट भी जो होगा ये न्यू टू माइनस न्यू वन ही बन जाएगा। जैसे ये न्यू टू माइनस न्यू वन था, तो इसमें से अगर माइनस कॉमन लूंगा, न्यू वन माइनस न्यू टू जो होगा वो न्यू टू माइनस न्यू वन ही बन जाएगा। नीचे बचा R2, यहाँ पर बचा कॉमन हमारा न्यू वन कॉमन ले लिया, 1/v माइनस 1/u हो गया। ठीक है, इन दोनों में से न्यू टू माइनस न्यू वन कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1/r1 माइनस का 1/r2। क्लियर, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू न्यू टू अपॉन न्यू वन माइनस न्यू वन अपॉन न्यू वन, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये जो न्यू वन था ये डिवाइड में चले गया इस ब्रैकेट के अंदर, तो न्यू टू अपॉन न्यू वन माइनस न्यू वन अपॉन न्यू वन, ये बचेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू न्यू टू अपॉन न्यू वन क्या हो जाएगा, न्यू टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, माइनस ये कट के 1 आ जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। इसे मैं बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसमें हम बोलेंगे अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता, अगर हमारा ऑब्जेक्ट होता इफ यू ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता तो फाइनल इमेज क्या बनती, फोकस पे ही तो बनती। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता तो फाइनल इमेज क्या बनती, फोकस पे। तो इसमें हम वही करेंगे, यहाँ पर v की वैल्यू क्या डाल देंगे, f माइनस 1/u, u की जगह क्या डाल देंगे, इन्फिनिटी, न्यू टू वन माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यहाँ पर v की जगह f डाला है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0, तो यहाँ से 1/f इज इक्वल्स टू न्यू टू वन ये बन गया हमारा 1/f इज इक्वल्स टू न्यू टू वन 1/r1 माइनस 1/r2। और ये जो फॉर्मूला हमारा बना है यही होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, यही है हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमने बना लिया। सबसे पहली चीज लेंस मेकर फॉर्मूला बनाना था, लेंस मेकर फॉर्मूला ऐसे डेरिवेशन करनी होती है। क्लियर है, दिस इज आवर लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू न्यू टू वन माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। देख लो फोकल लेंथ का रिलेशनशिप किसके साथ मिल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ और उसकी दो सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ। यही तो बता रहा था मैं पहले कि लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है वो हमारा रिलेशनशिप देता है फोकल लेंथ का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके दो सरफेसेस जो होते हैं उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ। तो ये हो गया हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, ये इक्वेशन 3rd और 4th को देखो, इक्वेशन 3rd और 4th को देखो तो इन दोनों की RHS राइट हैंड साइड सेम है, न्यू टू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 दोनों सेम है, तो इनकी LHS भी सेम होगी। और LHS क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और ये क्या बन गया हमारा लेंस फॉर्मूला, ये क्या होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। समझ में आएगा, तो लेंस फॉर्मूला ये होता है और लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये होता है। ये लेंस मेकर फॉर्मूला और ये है हमारा लेंस फॉर्मूला जो कि हमने इक्वेशन 3rd और 4th को इक्वेट करके, ठीक है, उन दोनों से निकाला है। ठीक है, इक्वेशन 3rd और 4th को हमने क्या किया, इन दोनों के हमारे RHS सेम थे तो LHS भी सेम कर दिया और लेंस फॉर्मूला हमारा बन गया। तो ये लेंस फॉर्मूला, ये लेंस मेकर फॉर्मूला किसके लिए हमने डेरिवेशन करी है, हमने डबल कन्वेक्स लेंस के लिए। अब हमने डबल कन्वेक्स लेंस के लिए तो ये निकाल लिया, अब यही चीज मैं आपको डबल कनकेव लेंस के लिए निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा मत समझना कि मैं फॉर्मूला अलग निकाल के दे दूंगा उस केस में भी फॉर्मूला सेम यही निकलेगा। ठीक है, बस करना आना चाहिए दोनों के लिए, तो मैं इस वजह से करवा रहा हूं, तो इसे नोट डाउन कर देना। चलते हैं हम डबल कनकेव लेंस के लिए, कन्वेक्स हो गया तो कनकेव पे आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए आंसर अलग आएगा, उसके लिए मेथड भी अलग होगा, मेथड भी सेम होगा, आंसर भी सेम आएगा, बस डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो आना चाहिए, अगर बाय चांस किसी ने पूछ लिया तो आपको आना चाहिए, इस वजह से मैं करवा रहा हूं।
डबल कॉनकेव लेंस। अब डबल कॉनकेव लेंस को देखें तो कुछ ऐसा दिखता होगा। ये हमारा डबल कॉनकेव लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा बना देते हैं। डबल कॉनकेव लेंस, इसमें भी आपके दो सरफेसेस होंगे, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। दो सरफेसेस दिख रहे होंगे, ए बी सी डी ई एफ, दिख रहा है। तो हमारा डबल कन्वेक्स लेंस है। इसमें ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा होगा, कौन सा मीडियम, ये हमारा रेयरर मीडियम होगा, फर्स्ट मीडियम, न्यू वन रेयरर मीडियम। ये हमारा दूसरा मीडियम जो होगा ये डेंसर मीडियम होगा, न्यू टू, और फिर वापस से हमारा रेयरर मीडियम न्यू वन आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें भी सेम वही चीज करनी है। जब आप फर्स्ट सरफेस को देख रहे हो तो सेकंड सरफेस को क्या मार देना, इग्नोर मार देना पूरा। तो फर्स्ट सरफेस से हमारी इंसिडेंट रे गई, ये इस पॉइंट पे फर्स्ट सरफेस को टकरा गई, मतलब ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज गई, ये फर्स्ट सरफेस पे टकरा गई। इस पॉइंट को क्या बोलते थे हम, एंड पॉइंट। इस पॉइंट को एंड बोल दिया। उसके बाद इस पे हमें क्या करना होता था, नॉर्मल ड्रॉ करनी होती थी। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दी, नॉर्मल ड्रॉ कर दी। वो कहां से पास करेगी, फर्स्ट सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 से। अब उसके बाद ये रे की बात करें तो ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो रेयरर से अगर ये डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये रेस किधर को बेंड होंगी, ये रेस टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएंगी। मतलब ये जानी चाहिए थी सीधे, पर ये नॉर्मल की तरफ को चली जाएगी, नॉर्मल की तरफ को। देखो नॉर्मल की तरफ को चलेगी, नॉर्मल की तरफ को चली जाएगी। तो थोड़ा इसको ऐसे दिखाते हैं, नॉर्मल की तरफ को बेंड होगी और यहाँ पर कुछ सेकंड सरफेस पे कुछ यहाँ टच करेगी एम पॉइंट पे। ठीक है, पर अगर मैं इसे आगे भी एक्सटेंड कर दूं तो उससे कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं है, ठीक है, पहले तो इसको थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, वो नए रे ही टकरा रही है ना, कंफ्यूजन नहीं। एफ, ये हमारा एम पॉइंट है, ये हमारा एम पॉइंट है। अब मैं इस रे को आगे एक्सटेंड भी करूं, ये एम पॉइंट के आगे जाएगी, तो उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो रे कभी प्रिंसिपल एक्सिस को टच नहीं करेगी, मतलब आगे जाके हमारी इमेज नहीं बनेगी। तो इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे खींचना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बेंड हुई है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, थोड़ा सा और बेंड कर देते हैं इसे, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे बेंड हो गई होगी। ये एम पॉइंट पे यहाँ टच कर रही है। अब ये रे जब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी तो यहाँ पर कभी नहीं आ पाएगी। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमें फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज मिल जाएगी I1, फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज मिल जाएगी I1। अब मैंने क्या बोला, फर्स्ट सरफेस जब ले रहे हो तो सेकंड सरफेस को क्या मार देना, इग्नोर। तो सेकंड सरफेस को इग्नोर मारोगे तो फर्स्ट सरफेस कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ABC वाला। ये हमारा ABC वाला सरफेस है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, फिर ऐसे चली आ रही थी और इमेज भी यहाँ बन जा रही थी। यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल रहा था। तो इस केस में आपने फॉर्मूला क्या लगाया था, ठीक है, ये इमेज बन रही थी हमारी, ये ऑब्जेक्ट और यहाँ पर इमेज। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या रखता था, ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है, फॉर सरफेस कौन सा सरफेस, ABC, फॉर सरफेस ABC, ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, ऑब्जेक्ट हमारा रेयरर मीडियम में है। अगर ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में होता है तो फॉर्मूला सीधा सीधा क्या लगाना होता है, हमें चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, लगाना होता है न्यू2 अपॉन वी माइनस न्यू1 अपॉन यू इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू1 अपॉन आर। अब यहां पर ये वैल्यूज डाल देंगे, न्यू2 वी, पहले सरफेस के लिए जो इमेज बनी है वो V1 डिस्टेंस पे हम बोल देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा U हो जाएगा और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है R1 तक का डिस्टेंस है, वो C1 तक का डिस्टेंस है, उसे R1 बोल देते हैं। तो ये सारी वैल्यूज डालेंगे तो फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज है वो V1 पे बनी है, माइनस न्यू1 U, फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो U ही है, 1 न्यू2 माइनस न्यू1, फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी R1 होगी। तो हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट सरफेस के लिए जो बन गई।
अब फर्स्ट सरफेस तो हो गया, अब फर्स्ट सरफेस के बाद आते हैं सेकंड सरफेस पे। अब फर्स्ट सरफेस से एक बार हो जाए तो अब सेकंड सरफेस पे आना और फर्स्ट सरफेस को क्या मार देना है, इग्नोर। तो ये हमारा सेकंड सरफेस कुछ ऐसा दिख रहा है, ये हमारा सेकंड सरफेस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, जो कि यहाँ पर FED ऐसा कुछ दिख रहा है, FED वाला सरफेस। अब सेकंड सरफेस जब लोगे तो फर्स्ट सरफेस को इग्नोर मार देना वहां पर। अब यहाँ पर फर्स्ट सरफेस को अगर आप इग्नोर मार दोगे तो आपके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, I1। सेकंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो I1 होगा, ठीक है। सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, I1। और अगर मैं बात करूं इस ऑब्जेक्ट I1 की तो ये कौन से मीडियम में होगा, ये सेकंड मीडियम के अंदर दिख रहा होगा, क्योंकि ये रेज देखो सेकंड मीडियम से जा रही है, ν2, मतलब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है फॉर सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस के लिए पहली बात ऑब्जेक्ट I1 है, जो कि एक वर्चुअल, मतलब फर्स्ट सरफेस की जो इमेज है I1 वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी सेकंड सरफेस के लिए। सेम वही बात जो पीछे बताया, सेकंड सरफेस के लिए एक तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में है, क्लियर। जिसके लिए इमेज कैसी बनाएगा उसे भी देखते हैं। तो सेकंड सरफेस के लिए ये हमारा एम पॉइंट, इसमें यहां लिख देता हूं। सेकंड सरफेस के लिए इस पॉइंट पे हमारा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दी है, सेकंड सरफेस सेकंड C2 से पास कर रहा है, ये इसका R2 डिस्टेंस होगा। अब ये रे की बात करें तो ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये कहां से कहां बेंड होगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जानी चाहिए थी ऐसे, तो ये और ऊपर को चली जाएगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये अवे जाएगी तो ये रे कभी कभी इस पे आके टच करेगी, नहीं करेगी। इसी वजह से इस रे को कहां खींचना पड़ेगा, हमें पीछे खींचना पड़ेगा। पीछे खींचेंगे तो कहीं पे जाके इसकी ऐसे इमेज हमारी बन जाएगी, हम बोल देंगे कहीं पे यहाँ जाके हमारी इसकी इमेज बन गई। ये हमारी फाइनल इमेज आई बन गई यहाँ पर, क्लियर। ये इस पॉइंट पे फाइनल इमेज आई हमारी बन गई। इस R1 को नीचे दिखा देता हूँ, आई यहाँ दिख जाएगा। ये फाइनल इमेज आई मेरी यहाँ बन गई और ये R1 इसका दूरी है जो है इसे यहाँ लगा देते हैं। अब ये फाइनल इमेज मेरी आई बनी है, इसके डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस जो है इसे V ले लेते हैं, क्लियर। तो फाइनल इमेज आई ये किसके लिए बनी है, ये सेकंड सरफेस की वजह से। जो सेकंड सरफेस का ऑब्जेक्ट था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो था वो I1 था और उसकी जो इमेज बनी है वो I बनी है, क्लियर। पर जो हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है सेकंड सरफेस के लिए कौन से मीडियम में है, डेंसर मीडियम में, ठीक है। तो फॉर सरफेस FED I1 एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, एंड it is in second medium, सॉरी it is in denser medium। और ये कौन से मीडियम में है ऑब्जेक्ट जो है, डेंसर मीडियम में है। अगर ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में होता है तो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या बनता है, ν1/v माइनस ν2/u इक्वल टू ν1 माइनस ν2/r। ये बनता है हमारा फॉर्मूला ν1/v माइनस ν2/u ν1 माइनस ν2/r। अब जो हमारा सेकंड सरफेस है उसके लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो तो v ही है, तो उसे v ही रहने दो, माइनस ν2। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है सेकंड सरफेस के लिए वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट I1 है, तो I1 की दूरी क्या है, v1, तो वही हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा v1 माइनस इक्वल टू ν1 माइनस ν2/r। अब सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 बन गई है दूसरी इक्वेशन। सेम जो पीछे किया था डबल कन्वेक्स के लिए, डबल कनकेव के लिए भी दो इक्वेशन बनाई। वो दो इक्वेशन भी सिमिलर तरीके से बनाई। पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन देखो, सेकंड सरफेस को इग्नोर मार दो। सेकंड सरफेस से देख रहे हो तो फर्स्ट सरफेस को इग्नोर मार दो। फर्स्ट सरफेस के लिए हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो रेयर वाला केस लगाओ। सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट एक तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, मतलब जो फर्स्ट सरफेस की इमेज है वो सेकंड सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। दूसरा वो हमारा डेंसर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट कैसा है, डेंसर मीडियम में, तो उसका फॉर्मूला लगा। दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, इसे रब कर देता हूं। एडिंग इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अब ऐड कर देंगे, सेम वही फॉर्मूला बन जाएगा हमारा ν1/v
v1 माइनस न्यू वन अपॉन यू प्लस का न्यू वन अपॉन बी माइनस का न्यू वन लिख दिया मैंने दोबारा से, यहाँ पर न्यू टू है, ठीक है। ये हमारा क्या है न्यू टू और v की वैल्यू यहाँ क्या थी v1, न्यू टू अपॉन v1, फिर माइनस का ये था हमारा प्लस का न्यू वन अपॉन बी माइनस का न्यू टू अपॉन v1 इक्वल टू न्यू टू माइनस न्यू वन अपॉन r1 प्लस न्यू वन माइनस न्यू टू अपॉन r2, ठीक है। ये मैंने सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी है, दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया बस, ठीक है। तो ऐड करने से न्यू टू अपॉन बी प्लस का और ये माइनस का ये हमारा कट गया, तो यहाँ पर बचा न्यू वन अपॉन बी और फिर हमारा माइनस का न्यू वन अपॉन यू, ठीक। ये वैल्यूज हमने डाल दी। बाकी यहाँ पर एक चीज रह गई, ये जो हमारा फर्स्ट सरफेस का जो हमारा r1 की वैल्यू देखो फर्स्ट सरफेस के लिए, तो फर्स्ट सरफेस के लिए r1 है, ठीक है, वो तो ठीक, हमारा r1 की वैल्यू रख दी हमने, r की वैल्यू ठीक है, तो r सही रखी है हमने, ठीक। यहां पर हम रखेंगे, अब सही है, सब सही है। अब यहां पर न्यू टू माइनस न्यू वन, दो ब्रैकेट जो थे, यहां पर इसे भी न्यू टू माइनस न्यू वन बनाने की कोशिश करेंगे। तो न्यू टू माइनस न्यू वन बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें से क्या ले लेंगे माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा न्यू टू माइनस न्यू वन। देखो ये क्या है न्यू वन माइनस न्यू टू, अब न्यू वन माइनस न्यू टू को न्यू टू माइनस न्यू वन बनाना है तो माइनस कॉमन ले लिया, ये भी न्यू टू माइनस न्यू वन हो गए, दोनों ब्रैकेट्स कॉमन लेने में इजी रहेगा। यहाँ न्यू वन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू, दोनों तरफ से न्यू टू माइनस न्यू वन ले लिया जाएगा कॉमन, न्यू टू माइनस न्यू वन कॉमन ले लिया तो बचा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ये माइनस का साइन क्यों है समझ में आ गया कि इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ये न्यू टू माइनस न्यू वन बना, जिसको मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, यहां से न्यू वन कॉमन ले लिया जो कि अब इसके नीचे चले जाएगा, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू न्यू टू अपॉन वी वन, न्यू टू अपॉन न्यू वन, ये नीचे आ गया इसके डिनोमिनेटर में, माइनस न्यू वन अपॉन न्यू वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। इसे और सॉल्व करोगे तो वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू न्यू टू अपॉन न्यू वन के लिए न्यू टू वन हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, माइनस न्यू वन अपॉन न्यू वन कट के वन हो गया, बचा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। सेम बात यहां लिखेंगे जो वहां लिखी थी, इससे पहले इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया हमने। अब उसके बाद हम बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो फाइनल इमेज क्या बनेगी, फोकस पे ही बनेगी, चाहे कनिकेव हो चाहे कन्वेक्स के लिए हो, ये केस तो दोनों के लिए सेम है। इफ फाइनल इमेज कहाँ है हमारा इंफिनिटी पे, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है इंफिनिटी पे, तो हमारी जो फाइनल इमेज बनती है वो कहाँ बनती है फोकस में, तो वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल्स टू न्यू टू वन माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये डाल दिया। अब ये डालने के बाद वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू न्यू टू वन माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये बन गया हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये इक्वेशन नंबर 4 बनी है, यही हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा कि चाहे डबल कन्वेक्स लेंस लिया चाहे डबल कनकेव लेंस लिया, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आया। वन अपॉन एफ इज इक्वल टू न्यू टू वन माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। सेम बात यहाँ हमने लिखी है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो फाइनल इमेज एफ बनेगी, तो हमने ये वैल्यूज यहाँ डाली है, वन अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू 0 हो गई, तो ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला बन गया। फिर हमने क्या दोबारा वही लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अगर थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को आप देखो तो दोनों की RHS सेम है तो LHS भी सेम हो जाएगी, तो क्या बनेगा वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसे क्या कहते हैं लेंस फॉर्मूला। पर मेन जो है वो आपका यहाँ पर क्या है
लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये तो बस ऐसे ही आपको बता रहा हूं कि ये लेंस फॉर्मूला भी आप यहां से बना सकते हो। ठीक है, लेंस फॉर्मूला भी यहां से बना सकते हैं। मेन जो ये डेरिवेशन है वो किसके लिए है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला के लिए। समझ में आ गया। इसके साथ आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है वो पूरा खत्म हो जाता है, डबल कन्वेक्स के लिए भी, डबल कनकेव के लिए भी। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।